क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग कि अगर एक क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसके पास क्या ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो अगर एक क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो देयर आर टू रिलेशंस जो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। एक है कौन सा, ईजी रिलेशन, और दूसरा कौन सा है, हेजी रिलेशन। तो मान लो अगर एक क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो वो क्लास उस दूसरी क्लास को क्या बना सकती है, पेरेंट। और अगर वो पेरेंट बनाती है तो फिर इनके बीच में कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ईजे। और ईजे रिलेशन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, राइट। ओके, या ये अपने को पता है। दूसरा, अगर मान लो कोई क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज करना चाहती है लेकिन वो उसको पेरेंट नहीं बनाना चाहती, तो फिर ऑब्वियसली कौन सा रिलेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, हेज रिलेशन, राइट। तो हेज रिलेशन के थ्रू भी वो कर सकता है। जैसे अगर ईजे की बात करें तो ईजे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। हेज इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फिक्स कीवर्ड नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, न्यू कीवर्ड, क्योंकि डिपेंड करेगा कौन सी प्रॉपर्टी को आप यूज करना चाह रहे हो। अगर इंस्टेंस प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हो तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो तो फिर डायरेक्ट क्लास के नाम पे भी आप कर सकते हो और आपको न्यू व्यू की रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। तो दैट डिपेंड्स, हेजे में आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे या बिना कीवर्ड के भी हो जाएगा, बट ईजे में आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन के लिए, एक्सटेंड्स। देन कल जाते जाते अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सी सिचुएशन में इंडस्ट्री में आपको ईजे के साथ जाना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में हेजे के साथ जाना चाहिए। तो वहां पे अपने कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि अगर किसी क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना है और यूज करने के साथ साथ उसको कुछ और प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो फिर अपन किसके पास जा सकते हैं, ईजे रिलेशन के पास। और दूसरा पॉइंट अपन ने ये फिगर आउट किया था, अगर किसी क्लास को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को जस्ट यूज करना है, उसको एक्सटेंड नहीं करना किसी और प्रॉपर्टी के साथ, तो फिर किसके साथ जा सकते हैं, हेजे रिलेशन के साथ जा सकते हैं, राइट। तो देयर आर टू फैक्टर्स कि कब ईजे के साथ जाना, कब हेजे के साथ जाना। चलो नाउ आगे बढ़ाते अपन चीजों को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे जहां पे अपन ने ईजे और हेजे के बारे में देखा है। नाउ तीसरी चीज जो अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है दैट इज मेथड सिग्नेचर। क्या होता है अगर अपन जावा की बात करें, राइट। तो नाउ कीप्स वेडिंग मेथड सिग्नेचर, क्या होता है मेथड सिग्नेचर। चलो पहले जानने की ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर, जैसे मान लो ऑब्वियसली मेथड कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। ऑब्वियसली अभी तक अपन ने बहुत सारी मेथड लिखी है, उनको कॉल भी करवाया है। जैसे एक बार फॉर एन एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ, सपोज करो मैंने ये लिखा क्लास, राइट, लेट्स से क्लास टेस्ट, या मान लो कुछ भी मेथड लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, लेट्स सपोज वॉइड, मेथड का नाम लेट्स सपोज m1, फाइन। आराम से देखना, देखो जैसे, या फिर हो सकता है ये मेथड कोई भी अगर आपको आर्गुमेंट देना हो तो आर्गुमेंट भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इस मेथड को कॉल करने के लिए, इस m1 मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, इंट तरीके का एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, आपको पता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर, ये अगर मेथड है तो इस मेथड में, अगर ये मेथड है तो इस मेथड में इसका सिग्नेचर किसको बोलोगे। देखो जावा में दो चीजें मेथड सिग्नेचर का पार्ट होती है, एक होता है आपका मेथड का नाम, राइट, और दूसरा होता है आपके मेथड का आर्गुमेंट, फाइन। मेथड के नेम और मेथड के आर्गुमेंट को अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में बोलना है तो आप क्या बोलोगे, मेथड सिग्नेचर, राइट। तो मेथड का नाम, मेथड का आर्गुमेंट, इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मेथड सिग्नेचर। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आगे जितनी भी बार अपने को मेथड के नाम और आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट एक साथ पड़ेगी, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्या, मेथड सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब हम बात करें नेम और आर्गुमेंट की, तो फिर इस मेथड में अगर आपका सिग्नेचर कौन सा है, ये रहा नेम, ये रहा आर्गुमेंट, दिस इज द मेथड सिग्नेचर। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है, क्योंकि अगर अपन बात करें C++ की तो वहां पे रिटर्न टाइप भी किसका पार्ट होता है, मेथड सिग्नेचर का, जबकि जावा में रिटर्न टाइप मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, राइट। मतलब मेथड सिग्नेचर मतलब खाली मेथड नेम और मेथड आर्गुमेंट, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे मान लो अगर कभी भी इस मेथड को कॉल करना है, कंपाइलर देखेगा कि पहले ये मेथड अवेलेबल है या नहीं, राइट। तो कंपाइलर किसके थ्रू देखता है, सिग्नेचर के थ्रू। जैसे ऑब्जर्व करना, मान लो इस मेथड के अंदर मैंने कुछ भी लिखा, सपोज करो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे हेलो, फाइन, ओके। ना ऑब्जर्व करना, यहाँ पे नीचे सपोज मैं मेन मेथड लिखता हूँ और इसको कॉल करते हैं अपन एम्बेड मेथड को। तो लेट्स से अपन मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आपको पता है क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हो मेन मेथड पे। नाउ सपोज मेरे को m1 मेथड को कॉल करना है। पहली बात तो m1 मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। तो पहले तो कौन सी क्लास में आपने लिख रखा है, टेस्ट क्लास में, तो ऑब्वियसली टेस्ट क्लास का आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और एक बार आपने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद आप इस m1 मेथड को कॉल कर पाओगे। तो लेट्स से टेस्ट इक्वल टू
न्यू टेस्ट, और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप कॉल कर सकते हो t.m1, और m1 कितना आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंट तरीके का, तो फिर एक आर्गुमेंट आपको यहाँ से पास करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने कितना पास किया 10। तो देखो फ्लो आपको पता है, फ्लो में कंपाइलर पता क्या करता है, फ्लो में कंपाइलर इस तरीके से कुछ करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्लो की बात करें तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ेगा, m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं है, यस m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, तो कंपाइलर बोलेगा जिस मेथड को यूजर कॉल करना चाह रहा है वो मेथड प्रेजेंट है, तो कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको कंपाइल कर देगा। तो कंपाइल कर देगा तो फिर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए कौन आएगा, जेवीएम, और जब जेवीएम आएगा तो वो प्रेजेंट है तो इसको चला देगा, और इसको चला देगा तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो। नाउ क्वेश्चन मेरा बस इतना सा है कि कंपाइलर कैसे देख रहा है कि मेथड प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे देख रहा है, m1 ऑफ इंट, एक तो देखा मेथड का नाम, और दूसरा ऑफ इंट मतलब आर्गुमेंट, तो मेथड का नाम और आर्गुमेंट मतलब कंपाइलर किसके बेसिस पे देख रहा है कि वो मेथड है या नहीं है, सिग्नेचर, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो फिर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। जैसे अगर मान लो मैंने ये करने की ट्राई की, देखो ये एक्स वाई जो मैं कर रहा हूँ ना, ये नाम है, आप चाहो तो दोनों जगह एक्स लिखो, वेरिएबल का नाम है, या एक जगह एक्स एक जगह वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। कुल मिला के आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, कौन सा टाइप है, टाइप से फर्क पड़ रहा है, कौन सा टाइप है, इंट। तो यहाँ देखो मेथड का नाम क्या है, m1, आर्ग्यूमेंट क्या है, इंट, मेथड का नाम क्या है, m1, आर्ग्यूमेंट क्या है, इंट। तो दोनों में मेथड का नाम और आर्ग्यूमेंट दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इन दोनों मेथड का सिग्नेचर क्या है, सेम है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, देखो कंपाइलर किस तरीके से रिएक्ट करता है, कंपाइलर इस तरीके से रिएक्ट करेगा, जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना, पहले कंपाइलर लाइन बाय लाइन आएगा तो इस मेथड के पास आएगा, इस मेथड को कंपाइल करते ही कंपाइलर क्या करेगा, इसका सिग्नेचर अपने पास रखने वाला, इस मेथड का सिग्नेचर क्या है, जैसे इसको कंपाइल करेगा इसका सिग्नेचर क्या है, m1 ऑफ इंट, राइट। ये तो वेरिएबल का नाम है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। m1 मेथड जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही है, इंट आर्गुमेंट, तो सिग्नेचर इज m1 ऑफ इंट। तो जैसे ही कंपाइलर इस मेथड के पास आएगा लाइन बाय लाइन कंपाइल करता हुआ, यहाँ पर इसका सिग्नेचर क्या है, m1 ऑफ इंट। कंपाइलर को जैसे दिखेगा इसका सिग्नेचर m1 ऑफ इंट है, ये उसको अपने पास रखने की सोचेगा, लेकिन जैसे ही अपने पास रखने की सोचेगा उसको पता चलेगा ऐसी सिग्नेचर तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, और जैसे इसको पता चलेगा ऐसा सिग्नेचर तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, कंपाइलर आपको क्या देगा, एरर। पता क्यों एरर देगा, कंपाइलर बोलेगा तुमने लिख तो दी, लेकिन अगली बार जब तुम इसको कभी कॉल करवाओगे तो मैं तो कैसे देखता हूँ, सिग्नेचर के बेसिस पे देखता हूँ, और अगर मैं सिग्नेचर के बेसिस पे देखूंगा दोनों का सिग्नेचर अगर क्या हुआ, सेम हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस मेथड की बात कर रहे हो आप, पहले वाले की बात कर रहे हो या सेकंड वाले की बात कर रहे हो। क्योंकि देखो इस सिनेरियो में देखो, अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो इस सिनेरियो में क्या होता, m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का, कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, क्या चेक करेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं, जैसे ही कंपाइलर जाके देखेगा m1 ऑफ इंट एक नहीं 2 प्रेजेंट, तो अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसकी बातें कर रहे हैं, राइट। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। इसीलिए ध्यान रखना एक क्लास के अंदर, एक जावा क्लास के अंदर 2 मेथड ऐसी हो ही नहीं सकती जिनका सिग्नेचर क्या हो, सेम, राइट। कंपलसरी ये पॉसिबल नहीं। जैसे आप सिग्नेचर सेम करने की ट्राई करोगे ना, कंपाइलर इसको लाइन बाय लाइन कंपाइल करता हुआ आएगा, 3 4 5 6, जैसे 7 पे आएगा इसका सिग्नेचर रखने की ट्राई करेगा m1 ऑफ इंट, इसको पता चलेगा कि इसका सिग्नेचर तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से पड़ा है, मतलब इसका मतलब सेम सिग्नेचर की दूसरी मेथड रखने की ट्राई कर रहे हो, एंड देयर विल बी एरर। देखो चलाने की ट्राई करते हैं इसको, ओपन द टर्मिनल, यहाँ पे पहले अपन जाते हैं जहाँ पे अपनी ये फाइल सेव है, एंड दैट इज डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे जैसे अपन मूव करेंगे, यहाँ पे अपन इसको कंपाइल करने की ट्राई करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी और उसका नाम टेस्ट.जावा, जैसे कंपाइल करोगे कंपाइलेशन टाइम पे एक एरर आपको देखने को मिलेगी। देखो ये बोल रहा है, जैसे लाइन नंबर 7 पे कंपाइल करने को आया, बोल रहा है m1 ऑफ इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड। m1 ऑफ इंट पहले ही एक बार आ चुका है, दूसरी बार आप m1 ऑफ इंट नहीं कर सकते, मतलब दूसरी बार आप सेम सिग्नेचर का मेथड आप नहीं दे सकते, राइट। देखो भले आप इसको कॉल कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, बट आप कॉल नहीं भी करोगे तब भी एरर है, क्योंकि कंपाइल करता करता जब ये आएगा पहले इसको करेगा, क्या रखेगा, m1 ऑफ इंट, फिर ये लाइन कंपाइल होगी, ये लाइन कंपाइल होगी, जैसे इस लाइन को कंपाइल करेगा क्या रखेगा, m1 ऑफ इंट, और जैसे दिखेगा m1 ऑफ इंट पहले से पड़ा, क्या दे देगा, एरर। क्योंकि कंपाइलर बोलेगा अगर आपने मेथड बनाया है, अगर आपने ये दोनों मेथड बनाया है तो क्यों बनाया है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, और जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे, और जब कॉल करोगे
फिर क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कॉल किसके बेसिस पे होता है, सिग्नेचर, और दोनों का सिग्नेचर क्या है यहाँ पे, सेम। तो फिर एक क्लास के अंदर दो सेम सिग्नेचर के ऑब्वियसली मेथड नहीं हो सकते। यहाँ पे कंपाइल करने की ट्राई करोगे, यू विल गेट फाइन। तो यहाँ से क्या पॉइंट अपन कंक्लूड कर रहे हैं, पहला पॉइंट किसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। अगर आपको मेथड के नाम और आर्गुमेंट को कंबाइन बोलना है तो आप क्या बोलोगे, मेथड सिग्नेचर, फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरा देखो, रिटर्न टाइप जावा में मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, जावा में मेथड सिग्नेचर मतलब ओनली मेथड का नाम और आर्गुमेंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर की दो मेथड नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी रिजोल्यूशन देखने की बात होती है कंपाइलर किसके बेसिस पे देखता है, सिग्नेचर, और अगर सेम सिग्नेचर की दो मेथड होगी तो देयर विल बी कंफ्यूजन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, पहले लिखिए मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर इसके अंदर लिखिए method name and method argument, method name and method arguments, method name and method arguments, method name and method arguments, method name and method arguments comes under method signature. Method name and method arguments comes under method signature. बेटर आप इसको इस तरीके से लिख लो, method signature equal to method name plus method arguments. Method name and method arguments comes under method signature. Method signature equal to method name plus method arguments. Second point, in a single Java class, there cannot be two or more than two methods. There cannot be two or more than two methods. There cannot be two or more than two methods with the same signature. In a single Java class, there cannot be two or more than two methods with the same signature. In a single Java class, there cannot be two or more than two methods with the same signature. Okay, you can just write on this example. तो इस केस में ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो दो मेथड है दोनों का सिग्नेचर एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो यहाँ पे अगर आप कंपाइल करने की ट्राई करोगे देयर विल बी एरर। मेथड सिग्नेचर जस्ट एक कंसेप्ट है, मेथड नेम और आर्गुमेंट को साथ में बोलना तो आप मेथड सिग्नेचर बोलोगे। इसका रोल क्या है वो अभी अपन देखेंगे। Okay, fine. नाउ अब अपन देखते हैं इसका रोल, और इसका रोल अपने को पता चलेगा। ना अपने को क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जर्व हियर, अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ पे
जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने टेली किया था क्या क्या चीजें अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे इजी रिलेशन हैजी रिलेशन अपन ने देखा है। मेथड सिग्नेचर जस्ट एक नॉर्मल टर्म है, अगर आपको मेथड नेम और आर्गुमेंट को साथ में बोलना तो क्या बोलोगे, मेथड सिग्नेचर। नाउ अगेन आते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे, जो कि दो स्ट्रीम आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें रोल आएगा किसका, मेथड सिग्नेचर का। आपको जो दिख रहा है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, तो अपने को यहाँ से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अगर पूरे में से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बोले तो वो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो किस तरीके से आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, जिसके की ज्यादा चांसेस है। एंड बिलीव मी, अगर आप उस तरीके से आंसर दोगे जो लास्ट में अपन कंक्लूड करेंगे, तो किसी भी लेवल के इंटरव्यू को आप रिप्रेजेंट कर लो, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं सामने वाले को, क्योंकि एक क्वेश्चन से वो ये जज कर सकता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तो फिर अपन देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे पहले अपन इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं दोनों को, ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होता है, और लास्ट में अपन फिर कंक्लूड करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, ये अपन जानने की ट्राई करते हैं। देखो एक क्लास में सेम सिग्नेचर की दो मेथड तो नहीं हो सकती, ये तो अपन ने देख लिया, क्योंकि जब इसको कॉल करोगे कभी तब क्या होने वाला है, इशू होने वाला है, क्योंकि किसको कॉल करना है, पहले वाले को दूसरे वाले को ये पता चलेगा ही नहीं। फाइन, अब सवाल ये है, चलो एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर की दो मेथड तो नहीं हो सकती, व्हाट इफ अगर मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एनहेंसमेंट कर दूं, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर दूं, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा int x और यहाँ पे मान लो मैं लिखता डबल y, what will happen? देखो दिस इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है। अगर पहले वाले के सिग्नेचर की बात करोगे तो क्या है m1 ऑफ int, दूसरे वाले के सिग्नेचर की बात करोगे तो क्या है m1 ऑफ डबल। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, वो ये है, अगर यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व हियर व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब दो या दो से ज्यादा मेथड जिनका नाम तो क्या है सेम, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या है डिफरेंट। दो या दो से ज्यादा मेथड जिनका नाम सेम है और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, उनको अपन क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, या उनको अपन क्या बोलेंगे, ओवरलोडेड मेथड्स, राइट। ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो जैसे मैंने बोला आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट, तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट बहुत सारे पर्सपेक्टिव में हो सकते हैं। अब किस पर्सपेक्टिव में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं अपन बात करते हैं। देखो पहला तो इस तरीके से हो सकता है कि मान लो पहला पर्सपेक्टिव में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो एक m1 मेथड जो कैसा आर्ग्यूमेंट ले रही है int, और एक m1 मेथड जो कैसा आर्ग्यूमेंट ले रही है सपोज करो डबल। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोनों के डिफरेंट है, किस फॉर्म में डिफरेंट है, टाइप, पहले वाले का टाइप क्या है int, दूसरे वाले का टाइप क्या है डबल। तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने का मतलब पहला सिनेरियो टाइप के फॉर्म में डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। दूसरा सिनेरियो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो सपोज करो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, या m1 ऑफ int, और यहाँ पे दूसरे केस में m1 ऑफ int कॉमा int, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंट। यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव में डिफरेंट है, नंबर, पहले वाला मेथड कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक, दूसरे वाला मेथड कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है दो, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, राइट। तो दूसरा पर्सपेक्टिव है नंबर। तीसरा पर्सपेक्टिव अगर अपन देखें तो लेट्स सपोज मैंने ऐसा लिखा, एक मेथड है m1 जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है आपका int कॉमा लेट्स से डबल, और एक दूसरा मेथड है जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है आपका डबल कॉमा int, राइट। ऑब्जर्व हियर, यहां पर भी अपन आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे, डिफरेंट। और यहाँ पे क्या डिफरेंट एक्चुअली, ऑर्डर, यहाँ पे पहले इंट आ रहा है बाद में डबल आ रहा है, यहाँ पे पहले डबल आ रहा है बाद में इंट आ रहा है, राइट। तो तीसरा क्या डिफरेंट है, ऑर्डर। तो किसी भी पर्सपेक्टिव में डिफरेंट हो, वेदर टाइप के पर्सपेक्टिव में, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के पर्सपेक्टिव में, या ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स के पर्सपेक्टिव में, अपन इनको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट को डिफरेंट ही बोलेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली नाम सेम आर्गुमेंट डिफरेंट, मतलब क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग। तो जैसे ये भी ओवरलोडिंग हो रही है, ये भी ओवरलोडिंग हो रही है, और ये भी क्या हो रही है आपकी ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के टाइम पे खाली आपको दो ही चीजें कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट है, पहला मेथड का नाम और दूसरा उसके आर्गुमेंट। अगर आपको नेम सेम दिखे और आर्गुमेंट डिफरेंट दिखे, मतलब वहां पे क्या हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, राइट। अब ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि ओवरलोडिंग किस तरीके से चलती है नॉल। तो देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, एक m1 मेथड है जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही है, इंट आर्गुमेंट, एक m1 मेथड है जो कि कैसा आर्गुमेंट ले रही है, डबल आर्गुमेंट, राइट। एक बार इनको अपन चलाने की ट्राई करते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट्स सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक बार अपन चलाने की ट्राई करते हैं, स्ट्रिंग एरे args, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर आपको m1 मेथड को कॉल करना है
तो पहले तो M1 मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस मेथड है तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, टेस्ट क्लास का। तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे बनाने जाओगे तो आप इस तरीके से बनाओगे, टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट, ओके, और उसके बाद आप क्या करोगे, t.m1। सपोज मैंने यहाँ से पास करवाया t.m1 ऑफ 10। देखो क्या होने वाला है, फ्लो किस तरीके से चलेगा वो जानने की ट्राई करते हैं अपन। देखो फ्लो यहाँ पे m1 ऑफ क्या कॉल हुआ, इंट, क्योंकि 10 कौन से टाइप का है, इंट टाइप का, तो m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, क्या चेक करेगा, m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ये टेस्ट क्लास में जाएगा, क्या m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो कंपाइलर बोलेगा जो मैं ढूंढ रहा था मेरे को मिल गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ। जब ये कंपाइल कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रन करने के लिए कौन आएगा, जेवीएम, और जब जेवीएम आएगा तो यहाँ पे कौन सी मेथड चलाएगा, m1 ऑफ इंट, और m1 ऑफ इंट चलाएगा तो उसके अंदर क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो, राइट। या फिर जस्ट लेट्स से यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लिख लेता, आपका वो पता चले कौन सा चल रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या प्रिंट होने वाला है, इंट प्रिंट हो जाएगा, राइट। ओके, सेम मान लो मैंने इस तरीके से लिखा, देखो t डॉट m1 ऑफ, मान लो मैंने लिखा 10.5। देखो एक चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हो, कंपाइलर उसको क्या ट्रीट करता है, इंट। एंड बाय डिफॉल्ट ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल लगा हुआ हो, कंपाइलर उसको क्या ट्रीट करता है, डबल। तो यहाँ पे देखो फ्लो, देखो m1 ऑफ डबल कॉल हुआ किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, क्या चेक करेगा, m1 ऑफ डबल प्रेजेंट है या नहीं। तो चलते अपन टेस्ट क्लास में, देखेगा m1 ऑफ डबल प्रेजेंट है, यस, तो कंपाइलर बोलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को मिल गया। तो ये आपको इस केस में भी क्या नहीं देगा, एरर नहीं देगा। तो फिर जब जेवीएम आएगा तो उसको चलाएगा, और उसको चलाएगा तो इस वजह से क्या प्रिंट होने वाला है, डबल, राइट। तो पहली मेथड की वजह से क्या प्रिंट होगा, इंट, दूसरे की वजह से क्या प्रिंट हो रहा है, डबल। यहाँ पे अगर अपन इन दोनों मेथड को देखें तो ये मेथड किस तरीके की मेथड है, ओवरलोडेड मेथड्स, क्योंकि इन दोनों का नाम क्या है, सेम, आर्गुमेंट क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे आर्गुमेंट किस पर्सपेक्टिव में डिफरेंट है, टाइप, एक का टाइप इंट है, दूसरे का टाइप क्या है, इंट, बट वो किसी भी पर्सपेक्टिव में डिफरेंट हो, वेदर टाइप, वेदर नंबर, या वेदर ऑर्डर, कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पर ओवरलोडिंग ही है ये। एक बार चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट मी क्लियर द कंसोल, और जैसे आप कंपाइल करोगे, देखो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं इस बार। और जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे, यू विल सी कि यहाँ पे आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले की वजह से क्या आया, इंट, दूसरे वाले की वजह से क्या आया, डबल। तो ओवरलोडिंग मतलब नाम सेम, आर्गुमेंट डिफरेंट। देखो आप बोलोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए रिक्वायरमेंट, सपोज करो मान लो अगर ओवरलोडिंग नहीं होता ना, ओवरलोडिंग नहीं होने का मतलब आप कभी मेथड का नाम क्या नहीं रख सकते, सेम रख ही नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग आप नहीं कर सकते, मतलब किन्हीं भी दो फंक्शन का नाम आप क्या नहीं रख सकते, सेम नहीं रख सकते। तो पता सी लैंग्वेज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, सी में अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो आपको दो नंबर का सम निकालने का एक फंक्शन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, अब क्योंकि अपने को सम निकालना है, अपन इंडस्ट्री लेवल पे कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम भी क्या देंगे, सम ही देंगे। और यहाँ पे मान लो आपने लिखा इंट कॉमा इंट, इस तरीके से एक फंक्शन लिख दिया सी में। कल को मैं अगर आपको सी में बोलूं आपको 3 नंबर का सम निकालने का एक फंक्शन लिखना है, तो प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं, अगर अपने को सम निकालना है तो फंक्शन का नाम क्या देना चाहिए, सम, ताकि क्या रहे, रीडेबिलिटी रहे। लेकिन सी में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही दूसरे फंक्शन को नाम वापस सम देने जाओगे, ये एरर दे देगा कि ऑलरेडी सम नाम का फंक्शन है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो फिर आप इसके आगे कुछ लगाओगे, लेट्स से सम 3 या ऐसा कुछ नाम दोगे, राइट। तो फिर ये अब चल जाएगा, इसका नाम सम है, इसका नाम क्या है, सम 3। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, कल को अगर मैं बोलूँ आपको 4 नंबर का एक और अलग नाम देना पड़ेगा, तो आपको कितने नाम याद रखने पड़ेंगे, मल्टीपल। बट यहाँ पे जावा में ये आप कर सकते हो कि दूसरे वाले को भी नाम क्या दे दिया, सम, अगर ये आर्ग्यूमेंट कितने ले रहा है, 3, तो अगर आप 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे कौन सा चल जाएगा, ये वाला, 2 आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे तो कौन सा चल जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ओवरलोडिंग पॉसिबल है। अगर नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, चल जाएगा, आपको सी में चलेगा नहीं, हमेशा आपको क्या नाम चेंज करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ओवरलोडिंग पॉसिबल है, तो इससे एडवांटेज ये है आप मल्टीपल मेथड्स का नाम क्या रख सकते हो, सेम रख सकते हो, अगर आपका आर्ग्यूमेंट्स क्या हो, डिफरेंट, राइट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, पहले लिखिए उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जस्ट राइट डाउन method overloading, keep it most important thing.
मेथड ओवरलोडिंग लिखिए इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर देन टू मेथड्स, two or more than two methods, two or more than two methods, two or more than two methods which are having two or more than two methods which are having same name and different, which are having same name and different arguments, which are having same name and different arguments, two or more than two methods which are having same name and different arguments are known as overloaded methods. Two or more than two methods which are having same name and different arguments are known as overloaded methods. Two or more than two methods which are having same name and different arguments are known as overloaded methods. Second, arguments can be different. Arguments can be different in any of the following way. Argument can be different in any of the following ways. Number first type of argument. Number first type of arguments. Number second, number of arguments. Number of arguments. Number third, order of arguments. Order of arguments. Arguments can be different in any of the following ways. Number first, type of arguments. Number second, number of arguments. Number third, order of arguments. Order of arguments. आप चाहो तो यहां से ये मेंशन कर लो, टाइप का मतलब ये है, नंबर का मतलब जैसे एक ले रहा है, एक दो ले रहा है, ऑर्डर का मतलब एक में पहले इंट है बाद में डबल है, एक में पहले डबल है बाद में इंट है, तो आप चाहो तो ये मेंशन कर लो, सो दैट आपको पता रहेगा टाइप का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है. Okay, next. नेक्स्ट आप एग्जांपल लिख लो दिस वन, सो दैट यू विल कम टू नो कि किस तरीके से ओवरलोडिंग चल रही है इस गाड़ी का. ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वजह से क्या आउटपुट आएगा इंट, इसकी वजह से क्या आउटपुट आएगा डबल.
ओके, नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो अगर आपको इतना पता है कि ओवरलोडिंग क्या होती है, मतलब मेथड का नाम सेम और आर्गुमेंट डिफरेंट, मतलब जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से फ्लो चलता है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके फ्रेशर लेवल पे अगर आपको पूछा जाए ओवरलोडिंग क्या होती है। पर चलो अभी अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आप ये कमिट कर सकते हो कि डजंट मैटर आप किस लेवल के इंटरव्यू को और कितने एक्सपीरियंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इवन आप हाईएस्ट लेवल ऑरेकल सर्टिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करो तो उससे बाहर कुछ बचेगा नहीं। तो अभी अपन थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे चलते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, और मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको कोई पूछे फ्रेशर लेवल पे ओवरलोडिंग क्या होता है, किस पॉइंट के साथ आपको स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, तो चलो पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि उस केस में क्या आउटपुट आएगा। उससे पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आराम से देखना है यहाँ पे। पहले एक चीज समझते हैं अपन, ये सपोज करो ये, आप आराम से देखना चीज को कि सब मान लो ये अपने पास है, एक काम करते हैं, तो एक स्क्रीन पे बेटर तरीके से आप देख पाओगे। चलो ओके, मान लो ये प्रोग्राम है जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, ऑब्जेक्ट हियर आउटपुट आपको पता है चलता किस तरीके से, ये भी आपको पता, कोई डाउट इसमें होगा नहीं कि अगर अपन इसको चलाने के ट्राई करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मेन से पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का है, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, और टेस्ट क्लास में जाएगा एक्चुअली किसको कॉल करेगा, m1 ऑफ इंट, और m1 ऑफ इंट को कॉल करेगा तो मतलब ये वाली मेथड कॉल होने वाली है और ये वाली मेथड कॉल होगी तो क्या आउटपुट आएगा, इंट। अभी अपन ने देखा, राइट। मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे देखो इस मेथड को अगर मेरे को कॉल करना है, एक तो ऑप्शन है मेरे पास, तरीके देखना। एक तो मैंने क्या, ये मेथड किस तरीके का आर्गुमेंट मांग रहा है, इंट, राइट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप इस चीज को समझते हो, क्योंकि इवन आप अगर रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, तो जो ओरेकल सर्टिफिकेशन में इवन जिनके 90% मार्क्स भी आते हैं, राइट, वो 10% मार्क कटने का रीजन ये होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि जब भी बात रेफरेंस वेरिएबल की आती है बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ अभी इनिशियल सेशन में, अगर आप उसको फॉलो करते हो, डजंट मैटर कितना कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग, कोई चांस नहीं कि आप उस क्वेश्चन को गलत करोगे। इवन अपन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, बट जस्ट ये स्टेप फॉलो करना, तो फिर आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको ना। ऑब्जेक्ट हियर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जैसे मान लो इस मेथड को कॉल करना है, क्या तरीका आपके पास, ये मेथड किस तरीके का आर्गुमेंट ले रही है, इंट, राइट। तो यहां से आपने क्या पास करवाया कॉल करते टाइम, इंट तरीके की वैल्यू। आपके पास एक और तरीका था, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे सपोज करो नाउ, ऐसा मैंने अगर किया इंट y इक्वल टू सपोज 10, मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकता हूं t डॉट m1 ऑफ y, बात एक ही, राइट। अगर आप देखोगे इसको चला के, दोनों केस में सेम ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो देखो किस तरीके से फ्लो चलेगा, वापस देखते हैं। m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं है, यस m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, और m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, इसका मतलब कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, तो जब जेबी में आएगा तो इसको चलाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा, इंट। नाउ इसको जब ट्रेस करोगे तो m1 ऑफ y, y कौन से टाइप का है, इंट, मतलब m1 ऑफ इंट कॉल हुआ, राइट, किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, क्या चेक करेगा, m1 ऑफ इंट है या नहीं है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं कंपाइलर को, तो जेवीएम इसको चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा, इंट। देखो इसकी वजह से भी इंट प्रिंट होगा, इसकी वजह से भी इंट प्रिंट होगा। बता क्यों रहा हूं आपको दो चीजें, क्योंकि जब भी कोई मेथड आपसे इंट तरीके का आर्गुमेंट मांग रहा था, तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंट तरीके की वैल्यू पास कर दो डायरेक्ट, या फिर ये वैल्यू जिस वेरिएबल में सेव है उस वेरिएबल को भी आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। बात यही है, यहाँ से भी कितना जा रहा है 10, यहाँ से आपने y पास करवाया, y में कितना पड़ा है 10, मतलब यहाँ से भी कितना जा रहा है 10 जा रहा है, राइट। अगर इस बात के रिगार्डिंग किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि जब भी बात इंट और इनकी आती है तो फिर अपन अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बट थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, पता क्या, ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे इस इंट की जगह सपोज मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास के पेरेंट क्लास जैसे कौन होती है, ऑब्जेक्ट, राइट। आराम से देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, या किसी भी क्लास का नाम, इवन आप अपनी क्लास का नाम लिखो क्या, टेस्ट, राइट।
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी तक अपने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्लास का नाम। क्लास का नाम भी क्या होता है, डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अल्टीमेटली पहले इंट भी डेटा टाइप था, ऑब्जेक्ट भी क्या है, क्लास का नाम भी क्या होता है, डेटा टाइप, आपको पता है। अब जैसे इस मेथड को कॉल करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इंट था तो क्या कर रहे थे, वो आप कंपेयर करो खाली इंट के साथ, और इजीली आप पता चलेगा क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। जब इंट यहाँ पे था, आप क्या कर रहे थे, इंट तरीके की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो इंट तरीके की वैल्यू डायरेक्ट पास कर दो जो आप कर रहे हो लाइन नंबर 11 पे, या फिर इंट तरीके की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो और उस वेरिएबल को आप क्या कर दो, पास कर दो। यू हैव टू ऑप्शन। जब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं तब भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू पास कर दो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो, या इस ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो और उस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। देखो मैं तरीके लगाता हूं। पहला तरीका, ऑब्जर्व हियर, जैसे इंट तरीके का वेरिएबल आपको बनाना था, आपने कैसे बनाया, इंट y इक्वल टू 10। ऑब्जेक्ट तरीके का बनाने का मतलब, क्लास तरीके का बनाने का मतलब क्या, उसका ऑब्जेक्ट बनाना। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देखो ऑब्जेक्ट, हाँ जैसे मान लो मैंने लिखा ओ इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। देखो मैंने पहले भी कंपेयर किया होगा, मैं वापस कंपेयर करता हूं। ये दोनों लाइन जो आपने लिखी है, ये दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं थोड़ा साइड में लिख के आपको बताऊं, एक मैंने लिखा है इंट y इक्वल टू 10 और दूसरा आपने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट o इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। देखो आराम से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट हियर। नाउ व्हाट इज दिस इंट, डेटा टाइप कौन सा, प्रिमिटिव। व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम, मतलब कौन सा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। दिस इज डेटा टाइप, दिस इज डेटा टाइप। व्हाट इज दिस y, वेरिएबल, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ है तो बोलते क्या है, प्रिमिटिव वेरिएबल। व्हाट इज दिस o, वेरिएबल, बट क्लास के साथ है तो क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, बट अगेन दीज आर बोथ वेरिएबल। व्हाट इज दिस 10, इंट टाइप की वैल्यू। व्हाट इज दिस थिंग जो इधर पूरा लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। किसी क्लास टाइप की वैल्यू मतलब क्या होती है, उसका ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्लास का नाम क्या, आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हियर, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे इंट होता, कॉल करवाना होता, आपके पास क्या तरीका था, या तो आप 10 पास करवा सकते थे, 10 मतलब इंट तरीके की वैल्यू, या फिर आप क्या पास करवा सकते थे, y, क्योंकि y वेरिएबल में भी क्या पड़ा है, इंट तरीके की वैल्यू। यहाँ पे अगर इसको कॉल करवाना आपके पास क्या तरीका है, या तो इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू कौन सी है ये, या तो ये पास करवाओ, या फिर इस तरीके का वेरिएबल, इस तरीके का वेरिएबल कौन सा है, ये पास करो। दोनों सेम, इंट करवाना तो या तो ये या ये करवाना तो या तो ये या ये, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बट अगर आप दोनों को रिलेट नहीं करोगे, इस नीचे वाले को इंडिविजुअली जाओगे, तो जैसे मैं एक लाइन लिखता और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस लाइन से, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखता t.m1 और सपोज मैंने लिखा ऐसा कुछ न्यू ऑब्जेक्ट। अब इसको समझना, अगर आप इंडिविजुअली समझने जाओगे तो फिर इंट तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो, बट लाइन नंबर 12 पे मैंने क्या लिखा है, ये समझना एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। लेकिन इशू नहीं है अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करते हो, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू। इंट था तो डायरेक्ट आप क्या पास कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, तो ये है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दूसरा इंट था तो आप y भी कर सकते हो, ये है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो देखो दूसरा ऑप्शन में और बता रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो t.m1 अब क्या पास कर रहा हूँ, o। देखना आराम से, देखो पहले तो इसको एक बार चला के देखते हैं अपन कि वेदर ये सही से चलता है या नहीं, उसके बाद बात करते हैं। मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए, इसकी वजह से भी कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए, ये वाली, और इसकी वजह से भी कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए, ये वाली। देखो कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार मैं चला के बताता हूँ आपको, ऑब्वियसली दोनों की वजह से ये मेथड कॉल होने वाली है। तो प्रोग्राम अपना यहाँ से चल रहा है, मैं यहाँ पे ला के इसको कॉपी करता हूँ और एक बार चला के देखते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, कंपाइलेशन इज फाइन, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे जावा टेस्ट, 2 बार क्या प्रिंट होगा, इंट, इसका मतलब दोनों बार वो मेथड चल रही है। तो कॉल करने का तरीका क्या था आपके पास, या तो इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू मतलब इसका ऑब्जेक्ट, राइट, जो कि डायरेक्ट अपन ने इस तरीके से पास किया, या फिर इस तरीके की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो, जो मैंने किया है यहाँ पे, कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया, ओ में, और फिर इस वेरिएबल को मैंने यहाँ से पास करवाया। इंट होता तो भी यही करता मैं, या तो डायरेक्ट 10, या फिर मैं क्या पास करवा सकता था, y पास करवा सकता था। देखो या तो डायरेक्ट ये या फिर y, यहाँ पे भी या तो डायरेक्ट ये या फिर o, या फिर राइट। तो देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर आप इसको इस वे में रियलाइज करते हो तो जब भी कभी ये रेफरेंस वेरिएबल इधर से उधर पास हो ना,
तो ज्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप किसके साथ कंपेयर कर ले, इंट, क्योंकि इंट के साथ हमेशा आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो फिर इंट से कंपेयर कर लो। जो काम इंट कर सकता है वो काम ये भी कर सकता है, क्योंकि अगेन दोनों सेम है, डेटा टाइप वेरिएबल वैल्यू, डेटा टाइप वेरिएबल वैल्यू, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। अगर आप ये समझते हो तो फिर अपन आते हैं एक पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे ओवरलोडिंग में वन ऑफ द एक्सपर्ट लेवल पॉइंट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बताना कि उसका आउटपुट क्या आएगा, एंड यू विल सी ऑब्जर्व। जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक क्लास बना रहा हूँ, लेट्स से एक क्लास लेते हैं अपन, लेट्स सपोज क्लास एनिमल, राइट, जस्ट एक क्लास बनाया मैंने एनिमल, और एक क्लास में और बनाता हूँ, लेट्स सपोज क्लास, लेट्स से मंकी एक्सटेंड्स एनिमल, राइट। ऑब्वियसली मैंने इजी रिलेशन क्यों लगाया, देखो वही पढ़ लो, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अगर इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, मंकी इज ए एनिमल, इज इट फाइन, यस, इसका मतलब इज यहाँ पे सेंस बना। मंकी हैज ए एनिमल, मंकी के पास एक एनिमल है, देयर इज नो सेंस, कल मैंने आपको बताया था। तो फिर यहाँ पे बेटर कौन सा रहेगा, इजी रिलेशन ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने लगाया। ऑल्दो भी अपने को कोई काम नहीं करवाना, मैं ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग पॉइंट बता रहा हूँ, बट अभी एनिमल एक क्लास है, पेरेंट क्लास, और मंकी उसकी क्या है, चाइल्ड क्लास, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पे दो मेथड में लेना चाह रहा हूँ। एक मेथड है जो किस तरीके का आर्गुमेंट ले रही है, एनिमल, और एक मेथड में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ सेम, जो कि किस तरीके का आर्गुमेंट ले रही है, मंकी। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एनिमल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मंकी, ओके, ताकि पता रहे अपने को। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखना आराम से, ऊपर वाला फ्लो आपको पता है, एक क्लास है एनिमल और उसकी चाइल्ड क्लास कौन है, मंकी। बाकी यहाँ पे देखो मैंने दो मेथड लिखी है, एक एम्पर मेथड कौन सा आर्गुमेंट ले रही है, एनिमल, एक एम्पर मेथड कौन सा आर्गुमेंट ले रही है, मंकी, ओके। ऑब्जेक्ट हियर, ये क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेथड का नाम क्या है, सेम, आर्गुमेंट क्या है, डिफरेंट। आर्गुमेंट किस तरीके से डिफरेंट है, टाइप, पहले वाले का टाइप क्या है, एनिमल, दूसरे वाले का टाइप क्या है, मंकी, नाम सेम, आर्गुमेंट डिफरेंट, मतलब क्या हो रही है, ओवरलोडिंग। चलो यहां तक तो अपन समझ गए। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्या, किस M1 मेथड को कॉल करना है, पहली बात तो कैसे कॉल करोगे, M1 मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास में प्रेजेंट है M1 मेथड, टेस्ट क्लास में, तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेस्ट क्लास का। चलो बनाते हैं अपन यहाँ से टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, मैं बनाता हूँ यहाँ से टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए ऑब्जेक्ट, और किसको कॉल करना है, M1। लेकिन जैसे मैं M1 को कॉल करने गया, मुझे पता चला या तो इसको करना होगा या इसको करना होगा। इसको करना तो अपने को किस तरीके की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एनिमल तरीके की। इसको करना तो किस तरीके की पास करनी पड़ेगी, मंकी तरीके की। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, जैसे न्यू एनिमल, न्यू मंकी, या फिर पहले किसी वेरिएबल में करके भी करवा सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, एक लेता हूं मैं एनिमल a इक्वल टू न्यू एनिमल, एक लेता हूं मैं यहाँ पे मंकी m इक्वल टू न्यू मंकी, फाइन। एक और मैं लेता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, मैं एक और लेता हूं, आप मेरे को बताना है सही है नहीं है, एनिमल a1 इक्वल टू न्यू मंकी। ये जो लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 20 और 21 तो करेक्ट है। क्या कर रहे हैं अपन, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं आपको पता है, राइट। लाइन नंबर 22 करेक्ट है या नहीं है, ये करेक्ट हो सकती है अगर एनिमल पेरेंट और मंकी क्या हो, चाइल्ड, क्योंकि आपको पता है पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये करेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या, लाइन नंबर 22 करेक्ट होने के लिए ये पेरेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, यस, एनिमल पेरेंट है, मंकी चाइल्ड है, इसका मतलब लाइन नंबर 22 करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है, मैं अगर इसको ऐसे कॉल करूं t.m1 ऑफ a, एक ऐसे कॉल करो t.m1 ऑफ m, और एक में ऐसे कॉल करो t.m1 ऑफ a1, what will be the output due to line number 23, 24 and 25? तो तीन बार मेथड कॉल होगी, एक बार तो 23 पे, एक बार 24 पे, एक बार 25 पे। अब आउटपुट क्या होगा, कौन सी मेथड कब कॉल होगी, ये आपको फिगर आउट करना है। तो मेरे को बताएं 23 की वजह से क्या आउटपुट होगा, 24 की वजह से क्या आउटपुट होगा, 25 की वजह से क्या आउटपुट होगा। देखो 23 और 24 तो मैं ही बता देता हूँ, 25 आप बताना, 23 और 24 तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे फ्लो देखोगे, फ्लो क्या होने वाला है, देखो चलो देखते हैं। 23 पे आओ, M1 ऑफ ए कौन से टाइप का है, एनिमल, M1 ऑफ एनिमल कॉल हुआ किस पे, टी पे, टी कौन से टाइप का है, टेस्ट टाइप का।
कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, यस, तो कंपाइलर बोलेगा मेरे को इस लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन नंबर 23 से, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जेवीएम आके जब इसको चलाएगा तो इसकी वजह से तो क्या आउटपुट आने वाला है, एनिमल, ओके, क्योंकि ये चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा, एनिमल। तो इसको पकड़ते हैं। अभी पहले तीनों का कंपाइलेशन होगा, रन बाद में होगा, राइट। लेकिन मैंने पहले ही साथ साथ में ऐसे बता रहा हूं आपको कि रन हो गया है, बट पहले तीनों का कंपाइलेशन होगा। तीनों का कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, कोई एरर नहीं है, तो फिर ये चलने स्टार्ट होगा। तो अभी जैसे इसको पकड़ते हैं, M1 ऑफ M किस टाइप का है, मंकी। M1 ऑफ मंकी कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ मंकी प्रेजेंट है या नहीं है, यस, M1 ऑफ मंकी प्रेजेंट है। कंपाइलर बोलेगा लाइन नंबर 24 की वजह से भी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेवीएम को बोलेगा आप जब भी चलाना हो उसको चला सकते हो, देयर इज नो इशू। तो अगर जेवीएम इसको चलाएगा तो इसकी वजह से क्या प्रिंट होने वाला, ऑब्वियसली मंकी। चलो व्हाट अबाउट 25, क्योंकि अभी तक तो ये इधर वाला और इधर वाला दोनों में क्या था, सेम था। बट 25 में जो आप A1 पास करवा रहे हो, इस A1 में रेफरेंस वेरिएबल तो किसका है, एनिमल का, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, मंकी का। तो व्हाट विल बी आउटपुट, एनिमल आएगा या मंकी आएगा, एनिमल आएगा या मंकी आएगा। अब देखो इसके रिगार्डिंग मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट हायर लेवल पॉइंट बता रहा हूं रिगार्डिंग ओवरलोडिंग। और वो ये ओवरलोडिंग जो है ना, एक्चुअली वो हमेशा ओवरलोडिंग में कौन सी मेथड चलेगी, कौन सी मेथड चलेगी, इसका मतलब इसको बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन। मतलब कौन सी मेथड रिजॉल्व होगी, कौन सी मेथड चलने वाली, राइट। तो मैं अगर टेक्निकली बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, ओवरलोडिंग में जो मेथड रिजोल्यूशन होता है वो आपका किसके कंट्रोल में चलता है, कंपाइलर। और कभी भी अगर कंपाइलर के कंट्रोल में कुछ भी चीज चलती है तो कंपाइलर हमेशा किसके बेसिस पे चलाता है, रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम कब चलता है, कंपाइल होने के बाद। तो जब तक कंपाइल हो रहा है तब तक तो प्रोग्राम चला ही नहीं, तो तब तक तो मतलब ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। तो कंपाइलर के कंट्रोल में ओनली क्या रह सकता है, रेफरेंस वेरिएबल। तो जब भी कंपाइलर देखेगा किसके बेसिस पे देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल। और अगर इसको फॉलो करते तो फिर ये ट्रेसिंग किस तरीके से होगी देखना। M1 ऑफ A1 कॉल हुआ, A1 किस टाइप का है, तो कंपाइलर देख रहा है A1 किस टाइप का है। तो किस टाइप का कंपाइलर के लिए A1, एनिमल, क्योंकि इधर नहीं जाएगा। कंपाइलर हमेशा किसको देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल को। तो कंपाइलर के लिए A1 किस टाइप का है, एनिमल। तो M1 ऑफ एनिमल कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है या नहीं, यस, M1 ऑफ एनिमल क्या है, प्रेजेंट। तो कंपाइलर, क्योंकि ओवरलोडिंग हो रही है, कंपाइलर के कंट्रोल में, कंपाइलर बोलेगा जेवीएम को कि तू जब भी चलाए लाइन नंबर 25 पे देखो किस मेथड को चलाना है, इसको, M1 ऑफ एनिमल वाले को। जैसे ही वो M1 ऑफ एनिमल वाले को चलाएगा, लास्ट वाले की वजह से क्या प्रिंट होने वाला है, एनिमल। अगर देखो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चलता तो ऑब्जेक्ट किसका है, मंकी का। तो फिर कौन सा चलना चाहिए था, ये वाला। लेकिन ओवरलोडिंग में जो रिजोल्यूशन है वो कौन देखने वाला, आपका कंपाइलर। और कंपाइलर हमेशा किसके बेसिस पे देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए अगर ओवरलोडिंग हो रही है हमेशा कंट्रोल में रहेगी कंपाइलर के, और हमेशा आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे चलने वाला। चलो एक बार इसको चला के देखते हैं, जो अपन ने प्रेडिक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है नहीं। लेट मी सेव एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस। कंपाइल करते हैं अपन, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही आप रन करोगे आना क्या चाहिए, पहले वाले में एनिमल, दूसरे वाले में मंकी, और लास्ट वाले में अगेन एनिमल, राइट। पहले वाले में एनिमल, लास्ट वाले में सेकंड वाले में मंकी, और लास्ट वाले में अगेन क्या आ रहा है, एनिमल, राइट। सो दैट्स द सीन, किस तरीके से आपकी ओवरलोडिंग चलती है। तो किसी भी लेवल के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन करने के बाद वहां पे रुके नहीं, ये बताने के बाद कि 2 और मोर देन 2 मेथड्स अगर नाम सेम हो, आर्गुमेंट डिफरेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। इन ओवरलोडिंग मेथड रिजोल्यूशन विल बी टेकन केयर बाय कंपाइलर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। देखो इसीलिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जावा में जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में, तो जावा में इतना तो आपको पता चल गया कि 2 चीजें होती है, एक कौन होता है, कंपाइलर, और एक कौन होता है, जेवीएम। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जेवीएम क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है, राइट। पहले कौन चलता है, पहले कौन आता है, कंपाइलर या जेवीएम। ऑब्वियसली पहले कौन आता है, कंपाइलर, क्योंकि आप चलाते हो तब भी कैसे करते हो, जावा सी। व्हाट इज सी, सी स्टैंड फॉर कंपाइलेशन, राइट। सो ऑब्वियसली पहले कंपाइलर आता है। इसीलिए अगर कोई चीज कंपाइलर डिसाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपाइलर पहले आता है, जेवीएम बाद में आता है। मतलब कोई चीज अगर कंपाइलर डिसाइड कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
अर्ली बाइंडिंग। तो जो आपका ओवरलोडिंग है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? अर्ली बाइंडिंग। अगर ये जेवीएम देख रहा होता तो किस कैटेगरी में जाएगा? लेट बाइंडिंग। एक एक पॉइंट को आराम से देखना, क्योंकि अपने को कॉन्ट्रास्ट करना किसके साथ? ओवरराइडिंग के साथ। और यही जब ओवरराइडिंग करेंगे तो अपना पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन रिजोल्यूशन देखेगा? जेवीएम। किसके बेसिस पे देखेगा? जेवीएम, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। और जेवीएम देख रहा है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? लेट बाइंडिंग। राइट। तो अभी कंपाइलर देख रहा है ओवरलोडिंग किस कैटेगरी में? अर्ली बाइंडिंग। जो कंपाइलर पहले होने वाला है जेवीएम से। राइट। ओके। सेकंड, कंपाइलर देख रहा है, इसीलिए इस चीज को आप ये भी बोल सकते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके जस्ट बाद अपन देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कंपाइल टाइम क्यों बोल रहे हैं तो आपको पता है कि कौन जज कर रहा है? कंपाइलर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मैं डिस्कस लेता है। तो इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं आप? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कैटेगरी में भी डाल सकते हो। देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक और एक क्या होता है? डायनामिक। क्या मतलब होता है स्टैटिक का? स्टैटिक का मतलब जो फिक्स है, चलते चलते क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता। डायनामिक का मतलब जो चलते चलते क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो जिस चीज को कंपाइलर देखेगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा क्या वो चलते चलते चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि कंपाइलर ने डिसाइड कर दिया। प्रोग्राम कौन चलाता है? जेवीएम। ऑब्वियसली वो उसको चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसको किसने डिसाइड किया है? कंपाइलर ने। तो जो चीज चलते चलते चेंज नहीं हो सकती उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक। इसीलिए इस वाले को, ओवरलोडिंग को आप क्या बोल सकते हो? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो। मतलब आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में इसको डाल सकते हो, अर्ली बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। देखो जैसे ही ओवरराइडिंग पढ़ेंगे ना सारे सिनेरियो चेंज। तो कौन दिखेगा? जेवीएम। तो पहला क्या हो गया? लेट बाइंडिंग। जेवीएम देख रहा है तो इसका मतलब रन टाइम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जेवीएम देख रहा है तो चलते चलते चेंज हो सकता है क्योंकि वो देख रहा है, तो क्या बोलेंगे? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो पूरी स्टोरी रिवर्स हो जाएगी। तो देखेंगे अपन ओवरराइडिंग, बट फिलहाल अपन ओवरलोडिंग देख रहे हैं तो क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है ये। तो पहले एक पॉइंट लिखो नोट लगा के ओवरलोडिंग में, एंड कीप इट द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आपको in overloading method resolution, in overloading method resolution will takes care by compiler. Method resolution will takes care by compiler. Method resolution will takes care by compiler on the basis of reference variable. In overloading, method resolution will takes care by compiler on the basis of reference variable. In overloading, method resolution will takes care by the compiler on the basis of reference variable. That's why overloading comes under. That's why overloading comes under compile time polymorphism. Overloading comes under compile time polymorphism, comma static polymorphism. Compile time polymorphism, comma static polymorphism, comma early binding. In overloading, method resolution will take care by compiler on the basis of reference variable. That's why overloading comes under compile time polymorphism, comma static polymorphism, comma early binding. Okay, किसी एक का डाउट है मैं उसको आंसर करता हूँ। In overloading, method resolution will take care by compiler on the basis of reference variable. That's why overloading comes under compile time polymorphism, comma static polymorphism, comma early binding. Just write an example so that you will be aware of this thing. Just take this.
obviously output due to this one is animal, due to this one it will be monkey, and due to this one it will be again animal. Right, okay. नाउ नेक्स्ट थिंग, देखो एक डाउट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो तीन मेथड है यहाँ पे क्या हो रहा है, M1 मेथड क्या हो रही है, ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग को कौन चलाता है, कंपाइलर चलाता है, मैं ये स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ। चलाता कंपाइलर नहीं है, प्रोग्राम को चलाएगा कौन, जेवीएम ही चलाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिजोल्यूशन का मतलब कंपाइलर डिसाइड करके दे देगा जेवीएम को कि इस केस में कौन सा चलाना है। तो ऑटोमेटिक जैसे इस केस में कंपाइलर ये डिसाइड करके दे देगा जेवीएम को कि कौन सा चलाना है, एनिमल वाला चलाना है। तो जब जेवीएम चलाएगा तो ये अपनी तरफ से नहीं सोचेगा इस केस में क्या चलाने वाला है, एनिमल वाले को चलाने वाला, राइट। चलाएगा तो कौन, जेवीएम ही चलाएगा, बट डिसाइड किस टाइम पे हो रहा है, कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि किस कौन सा चलना चाहिए मेथड, राइट। तो दैट्स द थिंग। बाकी चलाने का काम पूरा जेवीएम, ऐसा नहीं कि कंपाइलर ही चला देगा, कंपाइलर खाली कंपाइल करने का काम करता है, प्रोग्राम चलाएगा, एक एक लाइन जो प्रोग्राम की चलेगी वो जेवीएम के कंट्रोल से ही चलेगी, लेकिन ये चीज कंपाइलर डिसाइड करके दे देगा कि यहाँ पे किसको चलाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स अपन और डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, अभी फिलहाल मान लो मैं ये हटा देता हूँ, वापस से अपन उस पे आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को बताना कि इस केस में क्या आउटपुट आने वाला है। जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एंड ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं तो कैर एम, राइट। जैसे ऑब्वियसली कैर भी क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सपोज जैसे मान लो मैं यहाँ पे M1 मेथड को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो M1 मेथड को कॉल करता हूँ, मान लो मैंने लिखा t.m1 of 10, राइट। और मान लो मैंने लिखा t.m1 of कैर, मतलब सिंगल कोट में कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होता है, कैरेक्टर, राइट। तो जैसे अभी अगर आपको यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे प्रोग्राम दिख रहा है उसकी अगर अपन ट्रेसिंग करें तो देखो ज्यादा टिपिकल होना नहीं चाहिए, जैसे ये जो प्रिंट हो रहा है वो भी चेंज करवा देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर पता चलेगा क्या प्रिंट हो रहा है। एक में इंट हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, कैर हो रहा है। देखो आराम से सुनना इसको, क्या यहाँ पे चल रहा है। देखो ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ से अगर आप ट्रेस करोगे तो M1 ऑफ इंट कॉल हुआ, राइट। किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ इंट है या नहीं। तो क्या M1 ऑफ इंट है, यस, ओके। तो कंपाइलर बोलेगा चलो कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं इस लाइन की। अगली लाइन कंपाइल करते हैं, M1 ऑफ कैर, सिंगल कोट में कुछ भी लिखा मतलब कैर, M1 ऑफ कैर कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ कैर प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या M1 ऑफ कैर प्रेजेंट है, यस। तो कंपाइलर बोलेगा इस लाइन की वजह से भी मेरे को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब जब जेवीएम चलाएगा इस लाइन की वजह से M1 ऑफ इंट चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, इंट। इस लाइन की वजह से M1 ऑफ कैर चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, कैर। फाइन। तो ऑब्जर्व करो इसका जो आउटपुट है वो इंट कैर आएगा। इसमें वैसे किसी को डाउट होगा नहीं, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन पे अपन पहुंचते थोड़ी देर में। पहले एक बार मैं ये चला के दिखाता हूँ कि अगर इसको अपन चलाएंगे तो आउटपुट अपना इंट और कैर आना चाहिए। तो फिर कंसोल कंपाइल करते हैं अपन, तो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आप रन करोगे आउटपुट इसका इंट और कैर दिख रहा है, दैट इज फाइन, राइट। मतलब एज पर द फ्लो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको और आप बताना उस केस में क्या आउटपुट आने वाला है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कैर एम की जगह लिखा फ्लोट एम, राइट। मतलब यहाँ पे चलता है, एक स्क्रीन पे देख पाऊंगा, कैर एम की जगह मैंने लिखा फ्लोट एम, राइट। और यहाँ पे मैं अंदर क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, फ्लोट।
अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, इस बार क्या आउटपुट आएगा अगर इसको चलाने की ट्राई करें? क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जैसे मल्टीपल लोग बोल रहे हैं कि क्या आएगी यहाँ पे एरर, क्यों? क्योंकि देखो कंपाइलेशन जब होगा M1 अपेंड कॉल हुआ किस पे? T पे। T कौन से टाइप का? टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा? M1 अपेंड है, यस, पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ऑब्जर्व हियर, नेक्स्ट देखना आप आराम से यहाँ पे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखोगे M1 ऑफ केयर कॉल हुआ किस पे? T पे। T कौन से टाइप का? टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ केयर प्रेजेंट है क्या? नहीं, M1 ऑफ इंट है, M1 ऑफ फ्लोट है, क्या प्रेजेंट नहीं है? M1 ऑफ केयर प्रेजेंट नहीं है। और M1 ऑफ केयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या आने वाली है? एरर, राइट? अगर इस तरीके का कुछ आप सोच रहे हो तो फिर दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ पे एरर नहीं आने वाली है, प्रॉपर चलेगा। रीजन उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ओवरलोडिंग या जब भी कंपाइलर आपका देखेगा या जेवीएम इसको चलाएगा ना, एक चीज फॉलो होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो अपन ने देखे थे ना। ऑब्जर्व हियर, टोटल कितने तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, और अपन ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट नाम मैंने आपको बताया। जैसे एक बार वापस से ट्रैक करते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ओके, उसके अलावा फ्लोट एंड डबल, ओके, उसके अलावा कैर एंड बुलियन। टोटल 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ और उसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से बाइट, बाइट टू शॉर्ट, राइट? नाउ यहाँ पे इंट, इंट टू sorry, short, short to int to long, long to float and float to double, right? Okay, और यहाँ पे आपका क्या है, ये इस तरीके से कुछ चीज चलती है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन। मतलब ऑब्जर्व हियर, अगर मान लो सपोज करो कि आपका कैर नहीं है तो कैर ऑटोमेटिक किस में प्रमोट हो सकता है? इंट में। अगर इंट भी नहीं होता तो कैर ऑटोमेटिक किस में प्रमोट हो सकता है? लॉन्ग में, राइट? तो दिस इज ऑटोमेटिक प्रमोशन। बाइट ऑटोमेटिक किस में प्रमोट हो सकता है? शॉर्ट में। शॉर्ट से किस में हो सकता है? इंट में। दिस इज ऑटोमेटिक प्रमोशन गोइंग ऑन। जब भी कंपाइलर चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो पहले तो देखने की ट्राई करेगा कि एग्जैक्ट वो अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखो, कंपाइलर देखने की ट्राई करेगा एग्जैक्ट M1 ऑफ केयर अवेलेबल है या नहीं, तो उसको मिलेगा एग्जैक्ट M1 ऑफ केयर तो अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये देखिएगा कैर को किसी में प्रमोट कर सकते हैं, तो कैर को किसमें कर सकते हैं? इंट में। तो देखिएगा M1 ऑफ इंट अवेलेबल है क्या? तो अगर यहाँ पे आके देखिएगा M1 ऑफ इंट अवेलेबल है, यस, तो कोई एरर नहीं देगा, दिस इज फाइन। और इस केस में जब जेवीएम चलाएगा, इसमें तो क्या चलेगी? इंट। इस केस में भी क्या चलने वाला है? इंट, क्योंकि इसके लिए भी M1 ऑफ इंट, राइट? एक बार देखो मैं चला के दिखाता हूं आपको, और फिर अपन देखते हैं यहाँ पे कि वेदर ये सही से चल रहा है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व, लेट मी सेव दिस, और एक बार कंपाइल कर दे। देखो देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं आने वाली यहाँ पे, कंपाइलेशन इज फाइन। जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे, यू विल सी पहले वाले में इंट और दूसरे वाले में इंट। पहले वाले में तो इंट समझ में आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट आपने क्या पास करवाया था? इंट। दूसरे वाले में आपने पास कैर करवाया था, लेकिन जैसे उसको कैर नहीं मिला, वो कैर से किसमें प्रमोट हो गया? इंट, राइट? जैसे अगर मान लो यहाँ पे इंट नहीं होता, इंट की जगह अगर मैं लॉन्ग लिखता, राइट, यहाँ पे इंट की जगह या फिर मैं लेस से डबल लिखता, अभी आप बताओ मेरे को दोनों ही केस में आउटपुट क्या आएगा? जैसे यहाँ पे आता ना, यहाँ पे मान लो मैं इंट की जगह क्या लिखता? डबल। अच्छा, दोनों ही केस में क्या आउटपुट आने वाला है? पहले वाले केस में जैसे ही कंपाइलर देखेगा क्या M1 ऑफ इंट अवेलेबल है क्या, तो इसको पता चलेगा M1 ऑफ इंट तो नहीं है, और M1 ऑफ इंट नहीं है तो ये डायरेक्ट एरर नहीं देगा, पहले देखेगा क्या इंट किसी में प्रमोट हो सकता है? किसमें हो सकता है? लॉन्ग में। तो देखिएगा क्या M1 ऑफ लॉन्ग अवेलेबल है क्या? नहीं, M1 ऑफ लॉन्ग भी अवेलेबल नहीं। तो फिर क्या इससे आगे प्रमोशन हो सकता है? किसमें हो सकता है? फ्लोट में। तो क्या M1 ऑफ फ्लोट अवेलेबल है क्या? यस। तो इसका मतलब इस केस में कौन सी चलने वाली है? M1 ऑफ फ्लोट, और ये चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट। जैसे यहां से देखो M1 ऑफ कैर, क्या M1 ऑफ कैर डायरेक्ट अवेलेबल है क्या? नहीं, कैर से किसमें प्रमोट हो सकता है? इंट। M1 ऑफ इंट नहीं, इंट से लॉन्ग। M1 ऑफ लॉन्ग नहीं, इंट लॉन्ग से फ्लोट। M1 ऑफ फ्लोट यस, तो फिर इस केस में भी क्या चलने वाला है? राइट? जैसे अगर मैं इसको चला के देखो तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रमोशन वर्क करता है कि अगर नहीं है तो एरर देने से पहले एक बार ऑटोमेटिकली प्रमोट करके देखेगा, और अगर प्रमोशन हो सकता है तो फिर एरर देगा नहीं। देखो इस केस में दोनों ही बार क्या प्रिंट हो रहा है? फ्लो, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक और चीज जिससे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मान लो मैं इंटी लिखता हूँ, आप लोगों को बताना, यहाँ पे मान लो 10 की जगह मैंने पास किया 10.5। What is the output now?
10 की जगह मैंने पास किया 10.5, तो पहले वाले केस में क्या आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इसको ट्रेस करने के ट्राई करोगे लाइन नंबर 14 को, M1 ऑफ फ्लोट कॉल हुआ किस पे? टी पे। टी कौन सी टाइप का? टेस्ट टाइप का। तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? टेस्ट क्लास में चेक करेगा M1 ऑफ फ्लोट है, यस, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा? फ्लोट, राइट, इस केस में फ्लोट। और ये तो केयर से प्रमोट किस में हो जाएगा? इंट में। इस केस में क्या प्रिंट होगा? इंट। नाउ इस तरीके का कुछ आंसर आपने सोचा, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एक चीज मैं आपको पहले ही बोल चुका, वो ये बाय डिफॉल्ट जिस नंबर में डेसिमल लगा है कंपाइलर उसको क्या ट्रीट करेगा? डबल, फ्लोट नहीं। तो फिर M1 ऑफ डबल कॉल होगा किस पे? टी पे। टी कौन से टाइप का? टेस्ट। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में। क्या M1 ऑफ डबल कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं। तो फिर क्या डबल किसी में प्रमोट हो सकता है? नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या आने वाली है? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर लाइन नंबर 13, सो लाइन नंबर 14 जो है वो आपको क्या देने वाला है? एरर। जस्ट चला के देखते हैं अपन एक बार। लाइन नंबर 14 की वजह से इस बार आपको एरर मिलने वाली है अगर आप इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे। लेट मी क्लियर द कंसोल। और जैसे आप इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे, यू विल सी लाइन नंबर 14 की वजह से क्या आ रही है? एरर। ये बोलेगा नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर M1 ऑफ डबल। M1 ऑफ डबल के लिए मेरे को कोई भी मेथड नहीं मिली, राइट। तो जस्ट ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके से करोगे पहले प्रमोशन लगेंगे, प्रमोशन के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली क्या आने वाली? एरर। और ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगे हैं, कंपाइलर क्या ट्रीट करेगा? इंट। डेसिमल लगा है तो डबल। अगर आपको कंपाइलर को इंडिकेशन देना है इस 10.5 को डबल ट्रीट मत कर, क्या ट्रीट कर? फ्लोट। तो आप ये इंडिकेशन कैसे दोगे? पीछे आपको एफ अटैच करना, जैसे आपने लिखा 10.5 एफ, तो अब आप यहाँ इंडिकेशन दे रहे हो कि 10.5 डबल ट्रीट मत करें, क्या ट्रीट करना है? फ्लोट ट्रीट करना है। इस बार जो आपने सोचा वैसा होने वाला है। M1 ऑफ फ्लोट मतलब इसके केस में फ्लोट चल जाएगा और केयर इंट में प्रमोट हो जाएगा, तो इस केस में क्या चल जाएगा? इंट। तो इस बार क्या आने वाला है? फ्लोट और इंट। तो अगर इसको यहाँ पे अपन डालें और एक बार चला के देखिए अगर, तो इस केस में आपका फ्लोट और इंट आने वाला है। कंपाइलेशन इस बार फाइन है, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे आप चलाओगे you'll see अब वो क्या आ रहा है? पहले वाले में फ्लोट, दूसरे वाले में क्या आ रहा है? इंट, राइट। अब एक बात यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो आप ऑब्वियसली कैसे सोच रहे होंगे कि क्यों हो रहा है ऑटोमेटिक प्रमोशन? क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा होगा, राइट, कि ऑब्वियसली अगर अपन देखिए, और तो डिटेल में नहीं देखा लेकिन आपको मैंने थोड़ा हिंट दिया था, बाइट की साइज कितनी होती है? 1 बाइट। शॉर्ट की कितनी होती है? 2 बाइट। केयर की कितनी होती है? 2 बाइट। इंट की कितनी होती है? 4 बाइट। लॉन्ग की कितनी होती है? 8 बाइट। तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा 1 से 2 बाइट में जा ही सकता है, क्योंकि छोटे से बड़े में तो जा सकता है। यहाँ से 2 से किस में आ रहा है? 4 में आ सकता है, 4 से 8 में आ सकता है। चलो यहाँ तक तो ठीक सोच रहे हो, बट देन फ्लोट की साइज कितनी होती है? 4 बाइट। तो फिर सवाल मेरा यहाँ पे एक आपसे ये है, और डबल की कितनी होती है? 8। बाकी तो कहीं मेरे को डाउट नहीं, डाउट मेरे को इसमें तो लॉन्ग से फ्लोट में ऑटोमेटिक कैसे प्रमोट हो सकता है? क्योंकि लॉन्ग तो कितने बाइट का होता है? 8। फ्लोट कितने का होता है? 4। तो मतलब 8 बाइट की चीज को किस में जाना है? 4 बाइट में। नॉर्मली तो ये क्या नहीं होना चाहिए? पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बट ये प्रमोशन कैसे लग रहा है? बाकी का प्रमोशन तो समझ में आ रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 4 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो चलो, ये पॉइंट आपको फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार आप देखना कि ये प्रमोशन कैसे पॉसिबल है। मैं आपको आंसर दूंगा, बट थोड़ा आप इस पर रिसर्च करना कि लॉन्ग टू फ्लोट ये प्रमोशन किस तरीके से पॉसिबल है। बाकी तो इस ऑटोमेटिक प्रमोशन के डायग्राम में मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई दिक्कत लॉन्ग टू फ्लोट, राइट। तो इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा अगर आपने एग्जैक्टली फिगर आउट किया होगा फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, तो फिर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलो अपन अभी इसको डिस्कस नहीं करते। अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जब भी चीजें चलेगी पहले क्या लगाएगा? ऑटोमेटिक प्रमोशन। अगर प्रमोशन से कुछ मिल जाता है तो वो चलने वाला है, प्रमोशन से नहीं मिलेगा तो फिर क्या आने वाली है? एरर। तो जस्ट राइट इट डाउन। देखो रूल्स फॉर ओवरलोडिंग इस तरीके से लिख लो, एंड रूल्स फॉर ओवरलोडिंग, रूल्स फॉर ओवरलोडिंग, और इसके अंदर लिखिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल्स फॉर ओवरलोडिंग, और इसके अंदर लिखिए नंबर फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। नंबर फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग, automatic promotion in overloading, automatic promotion in overloading। बट इसके अंदर पहले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए ऑटोमेटिक प्रमोशन का, कि यहाँ से बाइट टू शॉर्ट, शॉर्ट टू एंड किया तो
ये लिखने के बाद फिर आप एक एग्जांपल मेंशन कर लेना, ये वाला मेंशन कर लेना। तो ऑब्वियसली इस वाले केस में क्या आउटपुट आएगा, इसमें फ्लोट, और इसमें क्या आने वाला है, तो क्या डायरेक्ट है नहीं, तो इनका कन्वर्ट होगा तो फिर क्या आने वाला है, तो आउटपुट विल बी फ्लोट एंड इन। ओके, नेक्स्ट चलो फिर अपन सेकंड चीज की तरफ एक और चीज देखते हैं अपन यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हियर, सपोज मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, और अभी तक अपन ने इंट फ्लोट में काम किया, अब मैं इसको चेंज करके क्या करता हूँ ना, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ए, राइट, ऑब्जेक्ट वापस आते हैं, लेट्स मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपकी क्लास का नाम, आपकी क्लास मतलब से टेस्ट एम, राइट, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ, जैसे टेस्ट, ताकि पता रहे कि कौन सा चल रहा है। ओके, देखो अभी तक इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं कि मान लो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखो न्यू ऑब्जेक्ट, राइट, और यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसा लिखूं टेस्ट मतलब न्यू टेस्ट, देयर इज नो डाउट एट ऑल कि ऑब्वियसली क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि आपको पता है ये अपन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे m1 कॉल हुआ, किस तरीके की वैल्यू पास करवाइए, ऑब्जेक्ट तरीके की, तो m1 ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल हुआ किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का, कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, क्या m1 ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यस, तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेकंड लाइन देखिएगा, m1 ऑफ टेस्ट कॉल हुआ है किस पे, t पे, t किस तरीके का है, टेस्ट, कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ टेस्ट अवेलेबल है, यस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ऑब्वियसली आप चलाओगे तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आ जाएगा, पहले वाला चलेगा, मतलब क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट, और इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, टेस्ट। ये तो चलो अपन देख ही चुके हैं, इसमें तो कोई इशू है नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, पहले अपन एक बार इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपन इसको चलाएगा, लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे आप इसको रन करोगे, आउटपुट जो अपन ने फेच किया उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो आउटपुट जो अपन ने फेच किया, पहले वाले में ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले में क्या, टेस्ट। चलो यहाँ से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये एक बार और कॉल करना चाह रहा हूँ इसको t.m1। इस बार पता मैं क्या पास करवाना चाह रहा हूँ, इस बार मैं पास करवाना चाह रहा हूँ नल। तो अभी तक आपको ये आइडिया नहीं है कि नल क्या होता है, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, नल किसी भी क्लास के लिए वैलिड वैल्यू, किसी भी क्लास के लिए वैलिड वैल्यू होती है, कौन सी, नल।
राइट। मतलब अगर क्लास टाइप का डेटा टाइप है तो सबके लिए वैलिड वैल्यू नल, भले वो टेस्ट क्लास हो, ऑब्जेक्ट क्लास हो, स्ट्रिंग क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो। अभी के लिए इसका यूज क्या है वो आपको भी नहीं पता, अपन डिस्कस करेंगे इसको, बट देन हर एक क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है नल। इवन अपन ने देखा था जब इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल देखा था, तब अपन ने बात की थी अगर इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में आप कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो डिफॉल्ट वैल्यू पर प्रोवाइड करवाता है जेवीएम, और क्लास के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है नल। तो हर एक क्लास के लिए नल क्या होता है वैलिड वैल्यू होती है, राइट। अभी इसका यूज क्या वो आगे चल के देखेंगे, बट अभी एक बार फ्लो देखें तो M1 ऑफ नल कॉल हुआ इस पे टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ नल किसको मैच कर सकता है, क्या पहले वाले को मैच कर सकता है, यस, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड है। क्या दूसरे वाले को मैच कर सकता है, यस, क्योंकि नल टेस्ट के लिए भी वैलिड है। तो क्या होने वाला, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला भी मैच हो सकता है, दूसरे वाला भी मैच हो सकता है। ध्यान रखना अगर कभी ओवरलोडिंग के टाइम पे ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है जहाँ पे दोनों मैच हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज कंसिडर होगी, और वो ये, अगर दोनों में से कोई चाइल्ड होगा तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, चाइल्ड को। और अगर दोनों में से कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली किसी को प्रायोरिटी दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे कि देखो पहला मेथड कौन सा आर्गुमेंट ले रही है, ऑब्जेक्ट, दूसरा मेथड कौन सा आर्गुमेंट ले रही है, टेस्ट। दोनों में से कोई पेरेंट है क्या, हाँ, ऑब्जेक्ट पेरेंट है, टेस्ट क्या है, चाइल्ड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सबकी क्या होती है, पेरेंट क्लास। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे चाइल्ड कौन है, टेस्ट। तो जब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊपर वाले के पास भी जा सकता है, नीचे वाले के पास भी जा सकता है, तो प्रायोरिटी ये किसको देगा, चाइल्ड को। और अगर चाइल्ड को प्रायोरिटी देगा, इस केस में कौन सा चलने वाला, ये वाला, और ये वाला चलेगा, तो आउटपुट आपको क्या दिखेगा, टेस्ट। एक बार चला के दिखाता हूं मैं आपको, ऑब्जेक्ट हियर, जैसे आप इसको चलाओगे यू विल सी नाउ, यहाँ पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट एक बार अपन देखते हैं, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई इशू है नहीं यहाँ पे, और रन करने की ट्राई करते हैं अपन जावा टेस्ट एंड यू विल सी। देखो पहली बार में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट टेस्ट, वहां तक तो पता अपने को, लास्ट वाले को देखो क्या आ रहा है, टेस्ट, क्योंकि जब इस पास दो ऑप्शन थे, एक इसके पास गया, चाइल्ड के पास। यही अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर दूं और वो मैं ऐसा कर दूं कुछ कि ये ऑब्जेक्ट की जगह मैं क्या करता, स्ट्रिंग, सब कुछ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दिया, स्ट्रिंग, तो यहां से देखो पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस लाइन पे, क्योंकि यहां से किसका चलेगा, स्ट्रिंग। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा चलेगा, टेस्ट। जैसे आएगा यहाँ पे लाइन नंबर 16, क्या पास करवा रहे हो आप, नल। नल हर एक क्लास के लिए क्या होता है, वैलिड। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहां से इसके पास एक ऑप्शन ये भी है, इसके पास भी जा सकता है, यहां से इसके पास एक ऑप्शन ये भी है, ये इसके पास भी जा सकता है। अब दो ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है इसके पास। एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका, कभी दोनों तो नहीं चलने वाले, दोनों में से एक डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्या देखेगा, पेरेंट चाइल्ड कुछ है क्या, पहले वाले में आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग, दूसरे वाले में क्या है, टेस्ट। क्या कोई किसी की पेरेंट क्लास है टेस्ट और स्ट्रिंग में से, नहीं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब कंपाइलर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि पहले वाले के पास जाना है या दूसरे वाले के पास जाना है। क्या बोलते हैं इससे प्रॉब्लम को, एम्बिग्यूटी, राइट, कंफ्यूजन। कल देखा था अपन ने किसमें, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन थे, एम्बिग्यूटी थी। यहाँ पर भी कंपाइलर की एम्बिग्यूटी है कि पहले वाले के पास जाना है या दूसरे वाले के पास जाना है। देयर इज नो क्लियर कट क्लैरिटी। जैसे ही चलाने की ट्राई करोगे ना, लाइन नंबर 16 पे एक कंपाइल टाइम एरर आने वाली है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बोलेगा रेफरेंस टू M1 इज एम्बिगुअस, इस तरीके से एग्जैक्टली कंपाइल टाइम एरर आपको बताएगा। जस्ट ऑब्जर्व, जैसे आप कंपाइल करने की ट्राई करोगे, देखो रेफरेंस टू M1 इज एम्बिगुअस, मतलब जो भी M1 मेथड आप कॉल करने की ट्राई कर रहे हो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, एम्बिगुइटी। तो देखो एक चीज तो ये है कि आप ये बता पाओ कि एरर आएगी या नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको फ्लो पता है तो इसके साथ साथ आप ये भी बता पाओगे कौन सी एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसके पास दो ऑप्शन है एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि पहले वाले के पास जाना या दूसरे वाले के पास जाना। जब भी मल्टीपल ऑप्शन मींस एम्बिगुअस, तो यहाँ पे एरर भी उसी तरीके से दिख रही है, बोल रहा है कि M1 जहां पे आप बोल रहे हो ना लाइन नंबर 16 पे, तो एम्बिगुअस है, मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि फर्स्ट वन के साथ जाना या सेकंड वन के साथ जाना, राइट। जस्ट राइट ऑन एक पॉइंट की और सेकंड पॉइंट, रूल नंबर सेकंड लिखिए, in case of confusion, in case of ambiguity, in case of ambiguity, first priority will be given to child,
first priority will be given to child. In case of ambiguity, first priority will be given to child. In case of ambiguity, first priority will be given to child. फाइन, यहाँ पे आप एग्जांपल मेंशन करिए पहले ये वाला, जहां पे इसको आप ऑब्जेक्ट ही रहने दें. इस केस में आउटपुट आपको पता है. जस्ट मेंशन दिस. जस्ट लिखिए आप. तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पहले वाले की वजह से तो आउटपुट क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट. दूसरे वाले की वजह से क्या आने वाला है, टेस्ट. और तीसरे वाले की वजह से भी क्या आएगा, टेस्ट. क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, तो पहली प्रायोरिटी किसको देगा, चाइल्ड. राइट. अगला आप इसको ऐसे लिख लो, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ चेंज कर लेना एरो लगा के. मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह स्ट्रिंग होता है, इतना ही कर लो. अगर ऑब्जेक्ट की जगह स्ट्रिंग होता है, नीचे वाली दोनों लाइन को तो हटा देता हूँ क्योंकि अपना कंसर्न तो इस लाइन पे. तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 14 पे आपके लिए क्या आने वाली है, एरर. इस केस में लाइन नंबर 14 आपको कंपाइल टाइम एरर देने वाला है. रीजन इज क्योंकि यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा कि पहले वाले के पास जाना है या दूसरे वाले के पास जाना है. ओके. नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को बताना उस केस में क्या आउटपुट आने वाला है. ओके. नेक्स्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे देखना, आप सपोज करो कि आपके पास मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, लेट्स से इट इज टेकिंग 2 आर्गुमेंट्स. राइट. और यहाँ पे मान लो मैं एक और मेथड लिख रहा हूँ, इट इज अगेन टेकिंग द 2 आर्गुमेंट्स. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, t.m1 मान लो मैं इसको इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ 10,10.5f. तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ.
10.5f, 10 फनी। आप मैं इसको इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ t डॉट f 10, 10। अच्छा मेरे को बताओ, आपको इस केस में, तीनों ही केस में जो लाइन नंबर 14, 15 और 16 है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? और कौन सा मेथड चलेगा लाइन नंबर 14 पे, कौन सा चलेगा 15 पे और कौन सा चलेगा 16 पे? अगेन दिमाग में रखना, क्या नहीं मिला डायरेक्ट तो फिर क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर सकती। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लो क्या है, m1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट कॉल हुआ किस पे, t पे। t कौन से टाइप का है, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या कौन चलेगा, m1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट, और m1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट है यस, तो ऑब्वियसली ये है तो ये चल जाएगा, तो इसकी वजह से आपको क्या आना चाहिए, इंट फ्लोट, राइट। ओके, दूसरा अगर अपन देखेंगे तो m1 ऑफ क्या कॉल हुआ, फ्लोट कॉमा इंट कॉल हुआ, किस पे जाएगा, ऑब्वियसली कौन से किस पे कॉल हुआ, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ फ्लोट कॉमा इंट है या नहीं। m1 ऑफ फ्लोट कॉमा इंट है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये चलेगा, इस केस में क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग। एक बार इन ऊपर वाले दो तक तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि किसी को होगा। एक बार यहाँ पे इस तीसरों को अपन चला के देखते हैं कि पहले वाले में क्या आना चाहिए, इंट फ्लोट, और दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, फ्लोट इंट, राइट। एक बार जस्ट एक्टिव करते हैं अपन यहाँ पे। लेट मी कंपाइल, let me compile the things, compilation is fine, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे तो आउटपुट आपको दिख रहा है, पहले वाले में इंट फ्लोट और दूसरे वाले में क्या, फ्लोटिंग, राइट। चलो ठीक है, आते हैं अपन इस पे। जो तीसरे वाला अपन ने लिखा है उस पे आते हैं अपन। तो फिर यहाँ पे ये तीसरा अपन ने लिखा है, चलो एक बार इनको मैं हटा देता हूँ, क्या इनको मैं हाइड कर देता हूँ, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखते हैं अपन लाइन नंबर 14, और इसकी वजह से क्या होना चाहिए, देखो लाइन नंबर 14 इस तरीके से कॉल हो रहा है, m1 ऑफ इंट कॉमा इंट कॉल किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। अब टेस्ट क्लास में m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है नहीं, ओके फाइन। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, प्रमोशन। तो प्रमोशन लगाएगा तो पहले वाला इंट से किस में प्रमोट हो सकता है, फ्लोट में, और दूसरे वाला तो इंट है ही से, तो पहले वाला या फिर ऑब्वियसली, चलो ऐसा करो ना, ज्यादा बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से कि पहले वाला तो क्या है आपका, इंट है ही से, प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, और ऑब्वियसली दूसरे वाला दूसरा इंट नहीं है इसमें, तो प्रमोशन होके किस में चला जाएगा, फ्लोट में, और जब प्रमोशन होके फ्लोट में चला जाएगा ये, तो फिर आउटपुट क्या आएगा इस केस में, इंट फ्लोट, राइट। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो फिर क्या होने वाला है, क्योंकि आपने ये कैसे सोचा कि पहले वाला तो सीधा चला जाएगा, दूसरे वाले का प्रमोशन होगा। होने को तो ऐसा भी हो सकता था ना कि पहले वाले का प्रमोशन हो जाए, दूसरे वाला सीधा चला जाए। ऐसे होता अगर तो दूसरा चलना चाहिए, ऐसे होता तो पहला चलना चाहिए। बट आप बोलोगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो पहले तो यही होगा, और ये होगा तो सीधा मिल गया, तो पहले तो सीधे के पास ही जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट लेफ्ट टू राइट होते, राइट टू लेफ्ट होते। आपने अगर सी लैंग्वेज भी देखा है ना, तो वहां पे भी दो तरीके के कॉलिंग कन्वर्जन होते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, CDCL कॉलिंग कन्वर्जन, पास्कल कॉलिंग कन्वर्जन, थोड़ा रिसर्च करना। तो इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आर्गुमेंट किस ऑर्डर में जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी है। तो ये नहीं है कि पहले ये जाएगा और फिर ये जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कंपाइलर इसको देखेगा, ये सीधा गया और ये प्रमोट हो गया, तो इसका मतलब पहले वाले के पास जा सकता हूं। फिर कंपाइलर देखेगा, ये प्रमोट हुआ, ये सीधा गया, इसका मतलब दूसरे वाले के पास भी जा सकता हूं। अगेन क्या हो गया, पहले वाले के पास भी जा सकता है, दूसरे वाले के पास भी जा सकता है। मतलब क्या है, मल्टीपल ऑप्शन, नॉट एबल टू डिसाइड व्हिच प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी। तो एक बार चला के देखते हैं इसको, डेफिनेटली कंपाइलर आपको यहाँ पे एरर थ्रो करने वाला है इस केस में, कि यहाँ पे ये एक में डिसाइड नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ इट इज हैविंग एम्बिग्यूटी। जस्ट ऑब्जर्व, देखो कंपाइल जैसे करोगे, यू विल सी रेफरेंस टू m1 इज
एम्बिगुअस, राइट। अगेन ये बोल रहा है एम्बिगुअस मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि अगर पहले वाले को प्रमोट करेगा तो अलग ऑप्शन है, दूसरे वाले को प्रमोट करेगा तो अगेन क्या है, अलग ऑप्शन। अब देखते हैं एक बार, मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ 10.5f 10.5f। अच्छा, व्हाट इज द आउटपुट ड्यू टू दिस वन, व्हाट इज द आउटपुट ड्यू टू दिस वन। पिछले वाले में तो दोनों के पास जा सकता था और इसीलिए इसने बोला कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है तो एम्बिग्यूटी इज देयर। अभी इस बार अगर अपन देखें तो देखो, पहले तो अगर नॉर्मल कंपाइलर चलेगा तो क्या है, M1 ऑफ फ्लोट कॉमा फ्लोट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में चेक करेगा M1 ऑफ फ्लोट कॉमा फ्लोट अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे M1 ऑफ फ्लोट कॉमा फ्लोट अवेलेबल है, नहीं है, इसका मतलब प्रमोशन देखना पड़ेगा। तो लेट्स से पहले वाला क्या है, फ्लोट। देखो पहले वाला फ्लोट है तो क्या, देखो फ्लोट से इंट में आ सकता है, नहीं, तो पहले वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, पहले वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाला ऑप्शन की बात करते हैं, फ्लोट टू फ्लोट में चला जाएगा, लेकिन फिर क्या ये फ्लोट से इंट में आ सकता है, नहीं, तो दूसरे वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसका मतलब ना तो पहला ऑप्शन है ना दूसरा ऑप्शन है, तो एरर तो आएगी, लेकिन इस बार एम्बिग्यूटी वाला एरर नहीं आएगी। इस बार ये बोलेगा मेरे को मिला ही नहीं, क्या नहीं मिला, M1 ऑफ फ्लोट कॉमा फ्लोट नाम का कोई मेथड मेरे को नहीं मिला। तो इवन आप ये देखिए कि एरर ट्रेस करना कितना इजी है, क्योंकि कंपाइलर अगर आप फ्लो देखते हो, अगर आपको फ्लो पता हो तो आपको ये पता है कि एग्जैक्टली काम किस तरीके से हो रहा है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, इसलिए बोल रहा हूं इफ यू वांट द फ्लो तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं, और इवन आप पिन पॉइंटेड बता सकते हो इंटरनली क्या हो रहा है। देखो इस बार देखो, ठीक है, बोल रहे हैं नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर M1 फ्लोट 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 के नाम के कोई मेथड मेरे को मिली नहीं। पिछली बार क्या बोल रहा था, मिली है, एक नहीं दो मेथड मिली, राइट। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं इसके पास जाने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ऐसा सीन, तो मेक श्योर यहाँ पे ये ध्यान रखना किस तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक एग्जांपल और लिख लो आपको, पहले तो ये लिख लो, इस केस में तो प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले की वजह से एंड फ्लोट और दूसरे वाले की वजह से फ्लोट है, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैच हो रही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे आपका एंड फ्लोट है और यहाँ पे आपका फ्लोट है। फाइन, नेक्स्ट फिर ये लिखने के बाद फिर आप थोड़ा चेंज करना है इसमें। अगर अभी ये दो लाइनें हैं, लाइन नंबर 14 और 15, तो फिर दोनों सही चलेगा, दोनों को ऐसा आउटपुट भी प्रॉपर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैच कर रहा है। यहाँ पे तो किसी भी तरीके के प्रमोशन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सीधा एंड फ्लोट भी मिल रहा है, सीधा फ्लोट इन पे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर आप ये करना कि इसमें अगर मान लो आपने ऐसा किया 10,10, राइट, अगर ये होता ये लाइन, तो फिर लाइन नंबर 14 पे आपके लिए एरर आने वाली है।
और वो एरर होगी एम्बिगुअस कि दो ऑप्शन है इसके पास, राइट। मतलब ऑब्वियसली पहले वाले के पास भी जा सकता है, दूसरे वाले के पास भी जा सकता है। तो इस केस में बस पूरा वापस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट चेंज करो कि नीचे अगर आपने कॉल इस तरीके से किया होता तो इसकी वजह से क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। एरर इज क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, मतलब ये दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहा किसके साथ जाने की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट आप ऐसे लिख लेना फिर इसको कि अगर ये ऐसा होता, मान लो सपोज करो इस बार भी एरर आने वाली है, इस बार कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। अगर यहाँ पे 10.5 एफ 10.5 एफ होता तब भी इस स्टेटमेंट की वजह से भी क्या आने वाली एरर, इस बार एरर इसलिए क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। ना तो ये पहले वाले के पास जा सकता, नहीं ये दूसरे वाले के पास जा सकता। ओके फाइन, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसका आउटपुट आप फिगर आउट करना। ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं अपन, इसलिए आप कर पाओगे, आपको याद दिक्कत होगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखूं, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे इंट, और यहाँ पे मान लो सपोज मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो नीचे वाली मेथड है किस तरीके की मेथड है, वेर आर, ऑब्वियसली आपको पता राइट, ये इन तरीके कितने भी आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो सपोज मान लो मैं इसको ऐसे कॉल कर पाऊँ अगर, और मैं इसको ऐसे कॉल कर पाऊँ टी डॉट एम वन ऑफ, या फिर ऐसे कर लो इसको 10,20 एंड 10। देखो ऑब्जेक्ट हियर, मतलब क्वेश्चन अगर ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेथड का नाम दोनों जगह पे क्या है, m1। आर्गुमेंट क्या है, ये नॉर्मल आर्गुमेंट, ये कौन सा है, वेराग आर्गुमेंट, दोनों डिफरेंट है एक्चुअली। किस फॉर्म में डिफरेंट है, टाइप। नॉर्मल आर्गुमेंट और वेराग आर्गुमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो टाइप के फॉर्म में दोनों डिफरेंट है। तो अगेन मेथड का नाम सेम, आर्गुमेंट डिफरेंट, इसका मतलब क्या हो रही है, ओवरलोडिंग। इसका मतलब वेराग मेथड की आप क्या कर सकते हो, ओवरलोडिंग कर सकते हो, राइट। सवाल ये है, मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है लाइन नंबर 14 की वजह से, क्या होगा, m1 ऑफ इंट कॉमा इंट, m1 ऑफ इंट कॉमा इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। चेक करेगा m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है क्या, क्या ये m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है, नो। क्या ये m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है, यस, क्योंकि इंट के कितने भी आर्गुमेंट ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये मैच हो गया और ये मैच हो गया, तो अगर चलेगा, कंपाइलर को प्रॉब्लम तो है नहीं, और अगर चलेगा तो इसकी वजह से क्या आने वाला है, वेराग। इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे आओ, इसको देखते हैं, m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का है, टेस्ट। कंपाइलर कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। चेक करेगा m1 ऑफ इंट अवेलेबल है या नहीं। तो क्या m1 ऑफ इंट अवेलेबल है, ये चल जाएगा, यस। क्या ये m1 ऑफ इंट इसमें भी चल जाएगा, यस। तो अगेन देयर इज व्हाट, कंफ्यूजन। क्या होने वाला है, क्या होने वाला, एम्बिग्यूटी। और एम्बिग्यूटी तो क्या आने वाली, एरर। मेक श्योर मैंने आपको ये वेराग में भी बताया था कि वेराग और नॉर्मल के बीच में कभी भी क्लैश हुआ तो पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी, नॉर्मल को। क्योंकि आपको पता है वेराग मेथड कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1.5 वर्जन। मैंने आपको वहां पे बताया था वेराग क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि नॉर्मल में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब तक काम नॉर्मल से हो सकता है हमेशा प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, नॉर्मल के पास। अगर काम नॉर्मल से नहीं हो सकता तो फिर प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, वेराग के पास। जैसे देखो पहली वाली में काम आपके नॉर्मल से नहीं हो सकता था, क्योंकि नॉर्मल को चाहिए एक, आप दे रहे हो 2, तो फिर किसके पास जाएगा, वेराग के पास। दूसरी वाली में आपका काम नॉर्मल से हो सकता है तो फिर किसके पास जाएगा, नॉर्मल के पास। तो मेक श्योर वेराग की आप ओवरलोडिंग कर सकते हो, और इस केस में प्रायोरिटी हमेशा किसके पास जाने वाली है, एक्चुअली अगर क्लैश हुआ तो नॉर्मल के पास। जस्ट ये पॉइंट अपन वेराग में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको ओवरलोडिंग के पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट वापस बता रहा हूं। एक बार चला के देखते हैं। तो पहले वाले की वजह से वेराग, लास्ट वाले की वजह से क्या आना चाहिए आपका, इंट, राइट। जस्ट एक बार कंपाइल करते देखो, कंपाइलेशन इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, नथिंग। जस्ट चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, पहले वाले में क्या आ रहा है, वेराग, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, इंट, राइट। जस्ट राइट डाउन, एक पॉइंट लिखिए और एक रूल और लिखिए, जो भी रूल था लिखिए आप। वी कैन ओवरलोड
we can overload Vararg method with normal method. We can overload Vararg method with normal method. We can overload Vararg method with normal method. And if there is ambiguity in this case, and if there is any ambiguity, in this case, we can overload Vararg method with normal method. And if there is any ambiguity in this case, then normal method will get high priority. Normal method will get high priority. And normal method will get more priority. We can overload Vararg method with normal method, and if there is any ambiguity in this case, then normal method will get more priority. Normal method will get more priority. Okay, just write an example. This one, तो obviously यहाँ पे क्या होने वाला आपका लाइन नंबर 14 की वजह से Vararg आएगा और लाइन नंबर 15 की वजह से क्या आएगा int। और ये सेम एग्जांपल अपन ने Vararg में भी लिखा है, ऐसा ही कुछ। तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 14 की वजह से Vararg है, लाइन नंबर 15 की वजह से क्या आने वाला है int। ओके, अगर ये सारे पॉइंट आपको पता चले, मैंने आपको बोला था कि जहां पे मैंने आपको बोला था इतना सफिशिएंट है प्रेशर के लिए, बाकी अगर ये सारे पॉइंट आपको पता है तो नाउ आप कमिट कर सकते हो कि डजंट मैटर आप किस लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओवरलोडिंग के एरिया से इसके बाद में क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो जस्ट क्या होता है ओवरलोडिंग, नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, वेदर आप सर्टिफिकेशन लेवल पे रिप्रेजेंट करो या एक्सपीरियंस लेवल पे रिप्रेजेंट करो, राइट। नाउ कुछ इंस्ट्रक्शन है जो पहले आपको मैं देता हूं, जिसको आपको एक्सट्रीम सीरियसनेस के साथ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज, इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन ऑफलाइन, उनके लिए है ये पहली चीज। मेक श्योर, मुझे नहीं पता आपका इंटेंशन क्या है, पर मेरा इंटेंशन क्या सेशन के पीछे वो आपको डे फर्स्ट से पता है, आपको पता चल भी रहा होगा किस लेवल पे अपन चल रहे हैं। एक चीज जो किसी एंगल से इस क्लासरूम में टॉलरेट नहीं होगी वो है, इफ यू आर कैरिंग अ मोबाइल फोन, बी श्योर कि आप इसको साइलेंट पे रखें, या मे बी अगर नहीं कैरी करें तो ज्यादा बेटर है, अगर कैरी करना आप इसको साइलेंट पे रखें। और प्लस मेक श्योर कि आप इसको निकाल के साइड के डेस्क पे या ऐसे नहीं रखोगे, आप पॉकेट में रखें या फिर बैग में रखें या फिर कैरी नहीं करें, आपकी चॉइस, आप तीनों में से किसके साथ जाना चाहते हो, राइट। एंड प्लस अगर आपको लगता है कि कोई कॉल इतना एक्सट्रीमली अर्जेंट है आपके लिए, मुझे लगता है उस दिन का सेशन आप नहीं ले, क्योंकि अगेन आप प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग चीज अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर एक चीज मस्ट एंड मैंडेटरी है, वो आपका डेडिकेशन है, क्योंकि जस्ट अगर आपको टाइम पास के लिए करना है तो फिर अलग चीजें, बाकी अगर आप थोड़ा सीरियस हो, अपने करियर को लेकर कमिटेड हो, तो फिर मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि अगेन कहाँ पे बैठे हो आप, उसकी डिग्निटी को आप ध्यान रखोगे। इवन मैं सेशन में मोबाइल फोन कैरी नहीं करता हूँ, कैरी करता हूँ तो पूरे तरीके से साइलेंट पे होता है,
और अगर आपको लगता है कि आपका कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है आपसे मेरे पास कई ज्यादा कॉल आते हैं, कई ज्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा, बट देन वो मैटर नहीं करता। आप जहाँ पे खड़े हो वहां पे उसके हिसाब से आपको बिहेव करना आना चाहिए। तो फिर ये सबसे पहला प्रोफेशनल एटिकेट ये है कि आप ये बिल्कुल कैरी नहीं करो किसी एंगल से। दूसरी चीज, ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो तो फिर या ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप फर्स्ट मिनट ऑनवर्ड सेशन अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट भी लेट ज्वाइन करते हो तो मुझे नहीं लगता उस दिन का सेशन आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कोई भी टॉपिक होता तो वो 10 मिनट ही होता वो इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। उसके बाद तो अपन सारे उसके पॉइंट डिस्कस करते, तो वो 10 मिनट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। तो फिर 9:30 टाइम है तो बी श्योर कि आप 9:30 पे अवेलेबल थे, क्योंकि एक दो दिन के बाद हो सकता है कि 9:30 के बाद अगर आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो तो सेशन या इस क्लासरूम में आपको एंटर नहीं होने। प्लस कल आप सेशन में आने से पहले अपना आईडी कार्ड इशू करवा लें, कल ही, आज नहीं होगा, कल अपना आईडी कार्ड इशू करवा लें ऑफलाइन के लिए, क्योंकि आईडी कार्ड के बेसिस पे ही आपको क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। इफ यू आर अटेंडिंग सेशन ऑनलाइन नाउ, आप सुन लो, अभी तक जूम पे सेशन हो रहा था, कल से सेशन कोड प्लैनेट के पोर्टल पे होगा। कैसे आपको लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उससे आप लॉगिन कर पाओगे। पोर्टल की एक्सेस वैसे ऑफलाइन वालों के पास भी रहेगी ताकि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जब लाइव सेशन होगा, जैसे अभी 9:30 to 11:30 अपना लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन लेने के लिए आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, और दूसरा आप चाहो तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो। बट देन रिकॉर्डिंग आप ओनली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही देख सकते हो, वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। लाइव सेशन आप दोनों से ले सकते हो, राइट। और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेड प्रोसेस है, सेशन होते ही 2 to 3 आवर्स ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट है कि कहां पे लिंक आएगा और वो आप डायरेक्ट देख सकते हो। थोड़ा सा इंडिकेशन में दे देता हूं आपको कैसे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट है ऑल। तो फिर वैसे ये इंडिकेशन आपके पास ग्रुप में भी आ जाएंगे, बट देन अगर आप सेशन ले रहे हो तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, यहीं से देख लो, जस्ट ए मोमेंट। आपको अगर डेस्कटॉप से सेशन लेना है तो फिर आपको लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट है class.codeplanet.co.in। जैसे आप लॉगिन करोगे, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, वो ओटीपी प्रोसेस जो भी होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से चीजें दिखेगी, जहां पे कल आपको एक बैच दिखेगा जावा करके, जावा इंटर्नशिप करके। जैसे आप उस बैच पर क्लिक करोगे तो फिर जैसे लाइव सेशन का टाइम होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगी अटेंड लाइव, तो आप यहाँ से आप अटेंड लाइव कर सकते हो उसको। रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है तो यही काम आपको मोबाइल एप्लीकेशन में खोलना, और वहां से सेशन होने के 3-4 घंटे बाद आप देखोगे लाइव क्लासेस में जाके, तो वहां पे आपको जितने भी सेशन हुए ना उन सबकी रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी। तो ये जैसे कोई दूसरा बैच है, बाकी आपको रिकॉर्डिंग इस तरीके से सब कुछ दिखती जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको वहां से दिख जाएगा। प्लस कुछ असाइनमेंट आपको मिलते हैं और तो वो भी ऑलरेडी सब कुछ पोर्टल पे ही मिलेगा, राइट। तो जैसे सीन कल से ऑनलाइन एक्सेस आपको पोर्टल पे मिलेगी, एंड ऑफलाइन में जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने के लिए। दैट्स ऑल। मिलते हैं अपन कल, डिस्कस करते हैं ओवरराइडिंग और फिर अपन कंट्रास्ट करेंगे रिगार्डिंग ओवरलोडिंग। ओके, थैंक यू।